ये टेस्ट सीरीज डिस्कशन का ये दूसरा पेपर है। सेकंड कल हम लोगों ने पॉलिटी का पेपर डिस्कस किया था। आज ये इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और आप ये जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 2 का सेक्शन सी है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं 36 इंटू 2 मार्क्स के। 36 नंबर वाले हैं। टोटल 300 नंबर को डिवाइड करते हैं तो 38 इंटू 3 पॉलिटी का, 38 इंटू 3 इकोनॉमी जोग्राफी का और 36 इंटू 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और ये जो 2 क्वेश्चन आएगा इस बार 68th मेंस में, इसमें से एक जो क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा और उसमें 4 शॉर्ट नोट्स होंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक आपको लिखना होगा। ठीक है। तो अब ये है कि अब कितना इसमें रिस्क है, कहाँ कहाँ इसमें कौन सा रिस्क फैक्टर है। वो 4 जो कंपलसरी वाले हैं उसमें वो क्या पूछते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मान लो थोड़े से जो मेन फ्रेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है उससे अगर हटके कुछ पूछ देते हैं एक आध दो, तो फिर अब वहाँ पे यह होता है कि वो बाई चांस हो जाएगा। तो फिर उससे परेशान होने की जरूरत, जो 68th मेंस दे रहे हैं उनके लिए यही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में जो भी लोग हैं अभी, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। मान लो अगर नॉन सेक्शन सी में 4 शॉर्ट नोट्स हैं और जो पॉलिटी वाले में या इकोनॉमी वाले में जाएं या हिस्ट्री वाले में जाएं, करंट अफेयर्स में जाएं, तो उसमें चांस होता है कि इनविजिबल कुछ भी नहीं होगा उसमें। पॉलिटी वाले में पीटी आप चूंकि एक्सटेंसिव पढ़े होते हैं, प्रियम्बल से लेकर के और सारा पढ़े होते हैं, तो उसमें जो शॉर्ट नोट्स आएगा वो कुछ ना कुछ आप लिख ही देंगे। चाहे हिस्ट्री वाले में भी कुछ ना कुछ, पीटी आपने एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न सब पढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर लिख देंगे। अगर कोई शॉर्ट नोट्स पूछते हैं 9.5 नंबर के, 100 वर्ड्स बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं होता है लिखने के लिए। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी वाले में रिस्क है कि अगर ये जो 4 शॉर्ट नोट्स होगा और वो कुछ अगर कहा जाए कि इनविजिबल टॉपिक कहीं से उठा लें और उसको पूछ दें तो उसके छूटने के चांसेस बन जाते हैं। और उस एक दो टर्मिनोलॉजी को जो 100 नंबर 100 वर्ड्स में आएगा, 9 नंबर का, ये 36 नंबर का होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 नंबर का होगा। अब उसके लिए आप कितना पढ़ेंगे, आपको एक लिमिट तय करना पड़ेगा कि इस बाउंड्री के अंदर का आएगा तो हम लिखेंगे, उस बाउंड्री के अंदर का नहीं आएगा तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब ध्यान रखिए कि बहुत आउट ऑफ वे जाकर के ये शॉर्ट नोट्स अगर पूछता है तो वहां पे आपको फिर ये मान लेना होगा कि ये किसी से नहीं होगा और फिर उतने से कट ऑफ कम हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि पिछले सालों में जीएस सेकंड पेपर में मार्क्स कम आया है 2-3 एग्जाम में। तो जीएस सेकंड पेपर में जब मार्क्स कम आया है तभी तो कट ऑफ 450 गया है, 445 450। अदरवाइज जब 60-62 में सिलेबस चेंज हुआ था तो कट ऑफ उसमें उसमें 496 था। मैंने 500 कट ऑफ गया था 900 में। और उसके अगले एग्जाम में, उसके बाद जब एग्जाम होने शुरू हुए तो कट ऑफ घट के 445 446 हो गया, 440 55 हो गया। तो ये कट ऑफ नीचे आखिर क्यों गया? नीचे इसलिए गया कि जीएस सेकंड पेपर में एवरेज जो मार्क्स आया वो 140 आया। 140 से 110-15 आया तो फिर वो पास नहीं किए। 140 160 135 माने 130 से लेकर के 160 फुट तक मार्क्स आए। तो उसमें किसी का 140 आया। तो सोचो कि जब 496 कट ऑफ गया था तो उस समय जीएस सेकंड पेपर में अराउंड 180 के आसपास मार्क्स आए थे। 180 200 तक मार्क्स आया था। और जब एवरेज मार्क्स घट के 140 हो गया, 50 नंबर एवरेज कम हुआ, तो ओवरऑल कट ऑफ भी घट के 50 नंबर से कम हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी ये हुआ कि आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो नहीं वाले क्वेश्चन है, उसके पीछे भागने के बदले जो होने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे जीएस पेपर 1 में, चाहे जीएस पेपर 2 में, चाहे शॉर्ट नोट्स में, मतलब जो विजिबल टॉपिक है जहां तक आप अपना बेस्ट कर सकते हैं उतने पर ही करिए, उतने से ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जो आउट ऑफ बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर बाहर का है या इनविजिबल है, उसके पीछे जाएंगे तो आपका इनविजिबल अलग है, क्वेश्चन पूछने वाले का इनविजिबल अलग है। वो कुछ भी पूछ सकता है, आप वो कुछ भी जब पूछ सकता है तो आप कैसे उसको पकड़ पाएंगे? तो यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का विजिबल पार्ट क्या है, तो आप सिलेबस में, जब हम लोगों ने यूट्यूब पे भी कई सारा वीडियो डाल रखा है विजिबल के लिए, टॉपिक्स के लिए, उसी तरह से क्लास में भी नोट्स, क्लास नोट्स सारा टेलीग्राम चैनल पे मेंस का पड़ा हुआ है। और फिर उसका अदरवाइज भी फिजिकल मोड में भी क्लास नोट्स है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के क्या क्या है आप जानते हैं। यहाँ पे जो बीपीएससी का जो फोकस एरिया रहा है वो न्यूक्लियर एनर्जी
उसके डिफरेंट डायमेंशंस शॉर्ट नोट्स में। अब जैसा मान लो पूरे न्यूक्लियर एनर्जी का पूछे, सोशियो इकोनॉमिक यूजेज ऑफ, ठीक है, तो लोग लिख सकते हैं रिस्क, ठीक है, रिस्क अटैच्ड विथ सोशियो इकोनॉमिक यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा के साथ के सामाजिक आर्थिक उपयोग और उसके साथ अंतर्निहित जोखिम और उसके समाधान के लिए उपाय। तो मान लो ये एक आता है, तो ये ओवरऑल आएगा। तो अदरवाइज अंदर जाएंगे तो ITER पे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, इंटरनेशनल थर्मो एनर्जी एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो संलयन तकनीक पर है। आपका किसी मेडिकल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पूछ सकता है, ठीक है, लेजर का एप्लीकेशन पूछ सकता है, यहाँ पे जाएंगे तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह जो होते हैं, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स उसमें आ सकता है। उसी तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जाएंगे, ठीक है, तो एक आ सकता है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म विलेजेज, टू ट्रांसफॉर्म सिटीज, ठीक है, स्मार्ट सिटीज में सूचना संचार तकनीक की भूमिका, स्मार्ट गांव के विकास में सूचना संचार की भूमिका, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस, इस तरह के पूछ सकता है कुछ भी। साइबर सुरक्षा को लेकर के पूछ सकता है, सुपर कंप्यूटर के ऊपर पूछ सकता है, जो वेरियस कम्युनिकेशन जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर है या बेतार संचार वायरलेस कम्युनिकेशन है, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स के ऊपर जाते हैं तो, ठीक है। तो या फुल लेंथ क्वेश्चन इसमें आ सकता है। लेकिन फिर उसी में जब छोटे छोटे जाएंगे तो छोटे छोटे में क्या आ सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है, साइबर सिक्योरिटी के किसी पार्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरह से जाएंगे तो आपका जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, फिर एक इंटरनेट ऑफ थिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, IoT के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है, गवर्नमेंट का कोई ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, 5G के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे एक बड़े टॉपिक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक बड़े टॉपिक को बिल्ड करता है। तो आप अगर एक इंटीग्रेटेड वे में उस टॉपिक को कवर करते हैं तो उस टॉपिक से आने वाले छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो उसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग पे क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट नोट्स के रूप में जाए तो, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म पे क्वेश्चन हो सकता है, ट्रांसजेनिक प्लांट को लेकर के क्वेश्चन हो सकता है, जीन थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, सरोगेसी के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, IVF के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, सरोगेसी जो एक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर है। तो इस तरीके से कई तरह के जो टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन है उसके ऊपर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, जेनेटिक काउंसलिंग के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर है। तो आपको क्लोनिंग के ऊपर कोई पार्ट में क्वेश्चन हो सकता है। ओवरऑल जोड़ के भी जय बायोटेक्नोलॉजी और उसका किस प्रकार देश और राज्य के संदर्भ में उसका उपयोग किया जा सकता है, एक ओवरऑल भी क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर है। तो आप बायोटेक्नोलॉजी ये विजिबल टॉपिक है, उसके अंदर आप अच्छे से तैयारी करके रखिए, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा, छोटा क्वेश्चन भी आ जाएगा। लेकिन इनविजिबल टॉपिक के पीछे भागिए मत, इनविजिबल टॉपिक के पीछे भागेंगे तो जो विजिबल टॉपिक है उस पर क्वालिटी ऑफ कमांड, ठीक है, कमांड ओवर कंटेंट की कमी हो जाएगा, और कमांड ओवर कंटेंट की कमी हो जाएगा तो वो 450 लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश करेंगे, पूरे 900 नंबर लाने की कोशिश करेंगे तो वो 450 भी नहीं आएगा। भाई हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का अच्छे से हमारा होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी हमारे अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारा अच्छे से होना चाहिए, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा अच्छे से होना चाहिए, इस तरीके से अच्छे से होना चाहिए कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो हो जाए, तो उस वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो हो जाए, ठीक है। मान लो 4 शॉर्ट नोट्स आता है, उसमें से 3 हो गया और बड़ा वाला में से एक, जो बड़े वाले 2 आएंगे, 2 में से एक लिखना है, अगर वहां से एक अच्छे से अगर आपने लिख दिया तो 72 मार्क्स है। 72 मार्क्स में इस बात के हाई चांस है ना कि 55-60 नंबर आपको आ जाए, तो एक क्वेश्चन छूटने से भी क्या फर्क पड़ा। मैंने जो लिखा अगर उसको अच्छे से लिखा तो फिर एवरेज से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, एक दो क्वेश्चन छूटने के बाद भी, एक दो शॉर्ट नोट छूट जाएगा उसके बाद भी। लेकिन पता चला कि उस एक दो को पकड़ने के लिए भी गए और ये जो 36 नंबर वाला है ये भी एवरेज हो गया और बाकी जो शॉर्ट नोट्स है वो भी एवरेज हो गया, तो सब मिला जुला करके 72 में पता चला कि 30 नंबर आएगा। तो फिर इम्पैक्ट तो, परिणाम तो उतना ही मिला, मेहनत आपने अननेसेसरी कुछ ज्यादा ही किया। क्या रहता है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन चाहे बाकी शॉर्ट नोट्स और इसके लिए हो जाएगा। पीटी की तैयारी आप अच्छे से करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं आप, सारे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब पीटी में पढ़ते हैं, छोटे छोटे फैक्ट के लेवल पर पढ़ते हैं, तो वहाँ का चीज, वहाँ का ज्ञान भी तो शॉर्ट नोट्स में यूज आएगा। और वहाँ भी तो ऐसा तो होता नहीं कि केवल एक टॉपिक के बारे में एक ही सेंटेंस पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट्स 100 वर्ड्स में लिखना है, तो वहां से भी कई सारे शॉर्ट नोट्स, अगर पीटी पास किए हैं, पास करने जा रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स की सच कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसके पीछे ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा टॉपिक तैयार करिए, उसके अंदर में बड़े के साथ साथ छोटा अपने आप कवर होता जाएगा, क्वालिटी पर फोकस करिए।
ठीक है, सारे क्वेश्चन को कवर करने के बदले जो विजिबल एरिया है उस पे फोकस करिए, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब पेपर के ऊपर आ जाइए। क्योंकि इसमें इस बार के पेपर में क्या है कि जो 68th का मेंस देने जा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में 12 शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो 12 शॉर्ट नोट्स में अगर फेयरनेस इन कमांड ओवर कंटेंट नहीं होगा और फेयरनेस इन अप्रोच नहीं होगा, तो 12 शॉर्ट नोट्स और उसके अलावा जाएंगे तो 5 और फुल लेंथ, तो 12 5 17 क्वेश्चन लिखना है। 17 क्वेश्चन, वो जो 5 क्वेश्चन है वो बड़ा है और जो जो 12 क्वेश्चन है वो छोटे हैं। दोनों के बीच में बैलेंस कहीं ऐसा ना हो कि 12 और 5 सब एक ही साइज का हो जाए। ठीक है, तो ऐसे नहीं होने चाहिए, चीजें याद रखनी चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से ले लीजिए। और ये इसके जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस होता है। साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में बहुत सारे एनालिसिस कम होता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। कई बार आप जाएंगे तो हिस्ट्री वगैरह में, चाहे पॉलिटी में जाते हैं, तो एनालिसिस कंपोनेंट ज़्यादा होता है, कंटेंट फैक्ट कंपोनेंट कम होता है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगा और एनालिसिस कम होगा। क्लियर है, ये बात है। फर्स्ट ले लीजिए, राष्ट्रीय राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, एक फर्स्ट है ये। ठीक है, तो आपका एक बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक टॉपिक है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी से हमने इसको उठाया, रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, तो उसके लिए हमने जो सबसे अपडेटेड जो यहाँ का टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, वो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। आप जानते हैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा किया था। और भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पहले इसको समझ लीजिए छोटा सा, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, टू मीट आउट एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है, भारत बहुत सारे स्रोत पे काम कर रहा है, कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं उस पर भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोयला को हमने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है पेट्रोलियम को हमने छोड़ दिया है, हमने छोड़ा नहीं है, उसको भी यूज कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमारा प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। और उस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में जाते हैं तो कई सारे सोर्सेज हैं, उसमें सोलर एनर्जी भी है, उसमें विंड एनर्जी भी है, उसमें वेस्ट टू एनर्जी भी है, उसमें जाएंगे तो बायो हाइडल, स्मॉल हाइडल, मैंने हाइडल भी है, स्मॉल और लार्ज दोनों के दोनों उसमें है। और उसी के साथ साथ एक और फोकस एरिया है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एज ए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल नेचर, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग। अब इसके साथ दिक्कत एक बात की होती है, वो एक जनरल परसेप्शन रखिए जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो जानने के लिए। एक्चुअली हाइड्रोजन के साथ है कि इतना ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है ये, कि ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, ये फ्री नहीं रहता, स्वतंत्र नहीं रहता, ये हमेशा किसी न किसी कॉम्बिनेशन में है ये। चाहे वो पानी के रूप में सबसे साधारण इस्तेमाल करें तो H2O के रूप में है ये। क्लियर है, साधारण जल के रूप में है ये। उसी तरह से जाएंगे तो अमोनिया में NH3 के रूप में है, तो बहुत सारे हाइड्राइड्स में है, भाई बहुत सारे हाइड्रोक्साइड में है, और सबसे बढ़ के ये हाइड्रोकार्बन्स के रूप में है। भाई CH4 है तो CH4 के साथ इसमें ले लें, अगर मान लो जैसा CH4 है तो यहाँ पे 4 एटम है, CH4 में सोच के देखो ये 4 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, लेकिन ये कम्युनिकेशन तो ये सबसे बड़ी, तो इसके साथ 3 सबसे बड़ी दिक्कत है इसके प्रैक्टिकल यूज के साथ हाइड्रोजन का। कौन कौन से 3 है, इसका जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जनरेशन में कैसे, भाई आपको इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जितना एनर्जी हम बॉन्ड तोड़ने के लिए दें और उससे हाइड्रोजन जो निकले उससे मिलने वाला ऊर्जा उससे कम हो, तब तो फिर वायबल नहीं हुआ ना, ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं हुआ। भाई अगर हम जितनी यूनिट, मतलब 10 यूनिट एनर्जी उसमें दे रहे हैं उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो अगर हमारा 11 यूनिट हाइड्रोजन से अगर हमें एनर्जी मिलता है, 12 यूनिट मिलता है, 15 20 25 30 जितना ज्यादा हो, तब तो तोड़ना फायदेमंद है। पता चला कि बॉन्ड को झगड़ा लगाने के लिए हमने उसमें 10 यूनिट एनर्जी खपाया उस संबंध को तोड़ने के लिए, और प्रोड्यूस होने के बाद जो हाइड्रोजन है उससे हमें एनर्जी मिला 8 यूनिट, तो इसको, ये तो इकोनॉमिकल नहीं हुआ, ये तो फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे, और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक इसमें दो चैलेंज है इसके साथ, ये एक इसमें चैलेंज ये है कि जो इनपुट एनर्जी रिक्वायर्ड, जो ऊर्जा जिसका उपयोग किया जाना है वो कौन सा ऊर्जा हो, वो कार्बन वाला, वो पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करें जो कोयला से या पेट्रोलियम से आया हुआ है, ठीक है, या रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, या सोलर एनर्जी यूज करें जो फ्री में हमारे पास अवेलेबल है। तो सोलर एनर्जी करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें, ठीक है, जो फ्री में है, या अदरवाइज कोई और सोर्स यूज करें।
तो एक तो इनपुट एनर्जी का बॉन्ड को तोड़ने के लिए है, और दूसरी दिक्कत इसमें यह है कि अगर इसमें से भाई हाइड्रोजन को तो हम इसलिए भी यूज कर रहे हैं ना कि वो कार्बन फ्री ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करे, कार्बन मुक्त ऊर्जा के रूप में। लेकिन यहां तो एक 4 भले हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन साथ में एक कार्बन भी तो निकल रहा है। तो CH4 से अगर हाइड्रोजन हमने निकाला तो वहां तो चाहे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, सारे हाइड्रोकार्बन से जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो साथ में कार्बन इमिशन भी होगा। तो हमारा जो कार्बन फ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हो रहा है। तो हमें कोई ऐसा इसका स्रोत यूज करना होगा जिसमें से कि कार्बन ना निकले। जैसे NH3 या अमोनिया है, तो अमोनिया में से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो नाइट्रोजन निकलेगा। क्लियर है? उस नाइट्रोजन को हम चाहें तो कहीं और यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन यहां से तो कार्बन, तो फिर कार्बन में, या कोई ऐसा H2O में से अगर ब्रेक कर देते हैं तो वहां से हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, ऑक्सीजन भी निकल जाएगा, दोनों काम का हो जाएगा। जो ऑक्सीजन निकलेगा वो भी कहीं यूज हो जाएगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो भी यूज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये, और स्रोत के रूप में अगर जाते हैं, माने एज एनर्जी, माने जनरेशन, एज ए सोर्स ऑफ जनरेशन के रूप में, जो इनपुट एनर्जी के रूप में देखें, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कोई ऐसा सिस्टम बना दे जिससे कि सोलर एनर्जी यूज हो जाए, या रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो जाए, विंड एनर्जी यूज हो जाए, सोलर एनर्जी यूज हो जाए। तो फिर आपको अपने घर से कुछ लगाना नहीं पड़ा, कोई आपको नेचुरल रिसोर्सेज यूज नहीं करना पड़ा इस हाइड्रोजन को जनरेशन के लिए। ठीक है? तो हाइड्रोजन के साथ 3 सबसे बड़ी दिक्कत है। एक है उसका जनरेशन का, दूसरा है उसके स्टोरेज का। ये बड़े ही हाईली कहा जाए फ्रेजाइल, बड़ी ही तेज गति से मूव करने वाला, ये जैसे नहीं होता है किसी बर्तन में मछलियों को रख दीजिए तो मछलियां चैन से बैठती हैं वहां पे, और हमेशा इधर से उधर करते रहेंगे। तो वही इसका हाल है, किसी जगह पे इसको रख देंगे इतना ज्यादा कि इसको होल्ड करने के लिए कहा जाता है कि जैसे एलपीजी में जाएंगे, एलपीजी का जो, तो उसका जो सिलेंडर होता है 14 केजी में, 14 केजी के सिलेंडर को 14 केजी मैंने होल्ड कर लेता है, 1 केजी के लिए 1 केजी। मैंने जो स्टील का जो कंटेनर होता है, जो सिलेंडर होता है, वो 14 केजी का होता है, और 14 केजी गैस उसके अंदर में होता है। दोनों मिला करके उसका जो वजन करते हैं तो 28 केजी होता है। लेकिन वही अगर हाइड्रोजन को अगर किसी सिलेंडर में अगर होल्ड करना चाहेंगे तो उससे 10 से 20 गुना ज्यादा, माने आपको 10 गुना ज्यादा हेवियर आपको इसका सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर वहां पे इम्प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाता है। 14 केजी हाइड्रोजन को होल्ड करने के लिए 140 केजी से ज्यादा का सिलेंडर चाहिए। तो फिर तो वो एनर्जी बढ़ा, फिर तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा देगा वो। किसी गाड़ी के अंदर में ये सिलेंडर यूज करेंगे और हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन, गाड़ी का वजन बढ़ा देगा वो। तो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है इसके स्टोरेज को। और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ है कि जो इसकी विशेषता है वही इसकी समस्या है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इनफ्लेमेबल, सबसे ज्यादा दहनशील गैस है, इसकी दहन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अब वो जो क्षमता ज्यादा है, गाड़ी में इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा भी कहीं लीक किया तो आग लग जाएगा। घर में कहीं इस्तेमाल किया, गलती से गैस छूट गया, कहीं भी थोड़ी सी चिंगारी अगर एनर्जी मिला, ये जल जाएगा ये। तो इसके साथ तीसरी दिक्कत है इसके जलने का, इसका उच्च दहन क्षमता, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है? तो इन 3 तरह के चैलेंजेज हैं। हाइड्रोजन के सोर्सेज जो है, रॉ मटेरियल है, वो भारी मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उसके साथ 3 चैलेंजेज हैं। कौन कौन से 3 चैलेंजेज हैं? एक उत्पादन की, दूसरा भंडारण की, तीसरा उपयोग की। ठीक है? इन तीनों, एक पोटेंशियल जो उपलब्धता और 3 चुनौतियां उपयोग के साथ को दूर करते हुए इससे बिजली उत्पन्न करना, और इसका अदर कमर्शियल उपयोग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन मिशन। 2022 में सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करी है। ठीक है? ये तो आप उसमें लिख दीजिए एक लाइन, ये जो है कि हाइड्रोजन एक आदर्श ऊर्जा स्रोत है। हाइड्रोजन इज एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके स्रोत भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। जय हिंद। इसके स्रोत भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। एक, 3 चुनौतियां हैं, देयर आर 3 चैलेंजेज। उत्पादन, भंडारण, उपयोग, प्रोडक्शन, स्टोरेज, जनरेट एंड यूज। क्या लिखे? उत्पादन, भंडारण, उपयोग। इन चुनौतियों को दूर करने, टू चेक दी चैलेंजेज एंड इंक्रीज यूज, इन चुनौतियों को दूर करने तथा
तथा उपयोग बढ़ाने के लिए, एंड टू इंक्रीज यूज, नेशनल हाइड्रोजन मिशन डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड या लॉन्च्ड, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। कुल अनुमानित व्यय कितना है इसके लिए, इस मिशन पर 2022 में अनाउंस है। कुल अनुमानित व्यय है इस मिशन के लिए 19,000, कुल जो अनुमानित वो है 19,700 19,744 करोड़ रुपया का वो है इन्वेस्टमेंट टारगेट है। और उससे हमें टोटल जो ग्रीन हाउस बाई 2030, नेशनल हाइड्रोजन मिशन बाई 2030 लिख दीजिए, 2030 का है। और उसमें है कि टोटल हाइड्रोजन इमिशन होगा 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन जनरेशन है। हाँ 2030, नेशनल हाइड्रोजन मिशन बाई 2030 है। और उससे जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो है 125 गीगावाट। देयर इज ए टारगेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ 125 गीगावाट। एंड 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड, 4 महत्वपूर्ण लाभ अनुमानित है, 4 प्रमुख लाभ अनुमानित है। 6 लाख रोजगार, 6 लाख जॉब्स, सेविंग ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज फॉर फ्यूएल इंपोर्ट, 1 लाख करोड़ रुपए की बचत ऊर्जा आयात से, ऊर्जा कम आयात से या कम ऊर्जा आयात से, सेविंग ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज फ्रॉम लेस इंपोर्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेज, लेस इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। और तीसरा, थर्ड है जो बेनिफिट है, डिक्लाइन इन कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन में 50 मिलियन मेट्रिक टन की कमी एनुअल, कार्बन इमिशन विल रिड्यूस बाई 50 MMT एनुअली, कार्बन उत्सर्जन में 50 मिलियन मेट्रिक टन की वार्षिक कमी, ठीक है। और 8 लाख करोड़ का अन्य निवेश, अदर इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 लाख करोड़ रुपीज। ये जो गवर्नमेंट ने 19,744 करोड़ से जो इस मिशन को स्टार्ट करेगा, तो इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी वाले, तो टाटा वाले, तो फॉरेन वाले, और इस तरह से देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 लाख करोड़ रुपीज इसमें आएगा, ठीक है। और इस तरीके से लास्ट में एक सेंटेंस लिख देंगे कि हाइड्रोजन विल इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स, और इस प्रकार हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में उभरेगा। ठीक है, ओके है। ये उसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत है ये, इट्स अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये भी एक कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो दूसरा, सेकंड शॉर्ट नोट्स पे आ जाइए। अब इसी तरह से क्या करना होगा, जब ये पूछेगा इस तरह का शॉर्ट नोट्स आएगा, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, एकदम से उसको फैक्ट से, डायग्राम से भर देना होगा। क्लियर है, फैक्ट डायग्राम से भर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। वो एग्जामिनर के सामने जब मॉनिटर पे आएगा ये टॉपिक, तो आराम से वो 9 नंबर में आपको 7-8 नंबर देके आगे निकल जाएगा। सारी जितनी बातें हैं सब इसमें हैं। यहाँ पे इस तरह के शॉर्ट नोट्स में लैंग्वेज कम होगा, फैक्ट ज्यादा होगा, अगर याद है तो। अब याद ही नहीं है तो लैंग्वेज ही तो सारा है, नहीं। दूसरा लिख दीजिए, बिहार सरकार के ई प्रशासन शुरुआत, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, इनिशिएटिव ऑफ बिहार, अब गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, तो एक सेंटेंस तो कॉमन उसमें होगा कि जैसे शासन में सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग को दिनों दिन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस तो यही होगा, लिख दीजिए एक लाइन,
द यूज ऑफ इन आईसीटी इज इंक्रीजिंग इन गवर्नेंस। शासन में सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। फुल स्टॉप। उसी में होगा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ एनईजीपी बिहार में भी लागू है। एनईजीपी तथा संबंधित शुरुआत बिहार में भी लागू है। एनईजीपी एंड अदर इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अवेलेबल इन बिहार। ठीक है, केंद्र सरकार की एनईजीपी तथा अन्य शुरुआत बिहार में भी उपलब्ध है। एनईजीपी क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, यही है ना भारत सरकार का इनिशिएटिव। और उसके तहत 3 मोड में वो सारे मंत्रालय विभाग को वो ऑनलाइन कर रहे हैं। भाई जो सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट पर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को, वो सारे उससे रिलेटेड जो मंत्रालय हैं उसको ऑनलाइन कर रहे हैं मिशन मोड में। जैसे आज पासपोर्ट सर, जैसे एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, उस तरह से जीएसटी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। क्लियर है? उसी तरह से और भी जाएंगे, पोस्टल डिपार्टमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। कहीं कोई कुरियर आपका, कहीं आप स्पीड पोस्ट करते हैं, आप ऑनलाइन उसको जांच कर सकते हैं कहां पहुंचा वो। तो इस तरह से कई सारे विभाग हैं, वो सब ऑनलाइन आज के डेट में अवेलेबल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव राज्य में है। क्लियर है? आप चाहें तो उसको एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। कई सारे जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं वो सारे बिहार में लागू है। आप जाइए, आईसीएआर का एम किसान ऐप बिहार में भी है। आईटीसी का ई चौपाल बिहार में भी है। ठीक है, उसी तरह से जाएंगे, किसान कॉल सेंटर 1551 बिहार में भी है। क्लियर है? जो ई पशुधन हाट बिहार में भी है। ई नाम बिहार में भी है। जैविक खेती पोर्टल बिहार में भी है। आयुष कौन सा है, कोविड वाला, आरोग्य सेतु की फैसिलिटीज बिहार में भी है। ठीक है, तो आप इसको 2 पार्ट में चाहें तो बांट के सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और उसके साथ इनके साथ साथ बिहार सरकार द्वारा भी उपाय किया गया है, कई सारे कदम उठाए गए हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल में केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में लिख दीजिए, कौन कौन सा लिखे? ई नाम लिख दीजिए, ई नाम, ई पशुहाट, एम किसान ऐप, डॉट किसान कॉल सेंटर, डॉट। आप समझ रहे हैं बात को? और उसके बाद लिख देंगे इनके साथ बिहार सरकार द्वारा भी। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट इज आल्सो टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव फॉर ई गवर्नेंस। और उसमें क्या है, बिहार सरकार में कई अनेक ऐप हैं, नंबर ऑफ ऐप, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल्स हैं, ऐप हैं, वेब पोर्टल्स हैं, और कॉल सेंटर फैसिलिटीज हैं। कॉल सेंटर फैसिलिटीज। ठीक है, तो ऐप कौन कौन सा, एक तो उसमें जाएंगे तो ऐप कौन कौन सा है? एक इंद्रब्रज है, लिख सकते हैं इंद्रब्रज, इंद्रब्रज, और चक्रव्यूह, चक्र, हाँ लिख लीजिए चक्र। हमने टेलीग्राम पे ढेर सारा बिहार सरकार का आईपीआरडी से स्लाइड लेकर के टेलीग्राम पे डाला है। कल, आज सुबह में डाला था कि पता नहीं कब डाला, आज सुबह में डाला था। अभी और एक लॉट रखे हुए हैं डालने के लिए, टेलीग्राम चैनल पे डाला। तो वहां पे हमने इसलिए डाला हुआ था कि उस पर भी स्लाइड में जाके देखेंगे तो नीचे कई सारा कॉल सेंटर नंबर लिखा हुआ है। मैंने किसी को एम्बुलेंस सर्विस चाहिए तो कॉल सेंटर नंबर वहां पे है। ठीक है, और भी कोई महिला इन डेस्परेशन में अगर है तो उसको कॉल सेंटर नंबर वहां दिया हुआ है। तो ये सब भी तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है ना। ठीक है, तो ये सब क्या लिखे? एक माई सड़क ऐप भी है पीएमजीएसवाई को मॉनिटर करने के लिए। माई सड़क ऐप, बिहार सरकार का आरटीपीएस वेब पोर्टल में जाइए तो वेब पोर्टल में आरटीपीएस का है। उसके अलावा जाएंगे तो एक तो राइट टू पब्लिक सर्विस, एक राइट टू ग्रीवांस वाला कौन सा है? ग्रीवांसेस डिस्पोजल, आरटी रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल
कुछ करके बिहार सरकार का है। बिहार पहला राज्य है जिसने उस चीज को ऑनलाइन किया था, ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज। ठीक है, तो शिकायत निवारण लिख लो, दूसरा लिख लो शिकायत निवारण। वेब पोर्टल है शिकायत निवारण के लिए, ग्रीवांसेज रिड्रेसल। संजीवन है कि संजीवनी है? संजीवनी, तो लिख लो संजीवनी ओपीडी, टेलीमेडिसिन ओपीडी है। उन्नयन भी है क्या? बिहार उन्नयन है, ऑनलाइन में है। हाँ, तो जनता दरबार के लिए जनता दरबार, और कई सारे कॉल सेंटर्स भी हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। तो टेलीग्राम पे डाल रखा है, ढेर सारा कॉल सेंटर का डाल रखा है, तो वहां से कॉल सेंटर का मिल जाएगा। अच्छा, तो ये दूसरा था। तीसरे में आइए, थर्ड, तीसरे में कृत्रिम बुद्धि की वर्तमान जीवन में उपयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि का वर्तमान जीवन में उपयोग। तो सीधे सीधे इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे, कृत्रिम बुद्धि को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, मशीन के द्वारा समस्याओं के हल करने की क्षमता। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, शुरुआत ही करेंगे, डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कैपेसिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय मशीन्स। ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, मशीन विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा समस्याओं के हल करने की क्षमता को कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। और उसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा, जैसे लिख दो, जैसे एक रोबोट्स, कंप्यूटर, वेरियस मोबाइल ऐप, and other AI initiatives, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। ठीक है, स्पेशली फॉर कस्टमर। अच्छा, आर्टिफिशियल इनिशिएटिव, बस ठीक है, इतने तक एक डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल्स हो गए। अब उसके बाद आता है कि हाउ, माने हमारे वर्तमान जीवन में इसका उपयोग क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ। तो एप्लीकेशन में जाएंगे तो बहुत तरह के एप्लीकेशन में आते हैं। जैसे एक है कि आईओटी, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, आईओटी है इंटरनेट ऑफ थिंग, और इंटरनेट ऑफ थिंग में इंटरनेट स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन इन बिहाफ ऑफ यूजर। जो यूजर है उसके बिहाफ पर इंटरनेट ही डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, देख लीजिए आईओटी। उसके बाद कस्टमर केयर, बहुत सारे हैं, जैसे दिशा है या चार्ट जीपीटी है, कस्टमर केयर। उसके बाद जाएंगे तो रोबोट्स, उसके बाद एज ए टीचर, क्या लिखेंगे, एज ए एजुकेटर, ई एडुकेटर, ई डॉक्टर, वेरियस कंसल्टेंसी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के परामर्श इटीसी। और उसी में लास्ट में लिख देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इकोनॉमिकल, इजी, इकोनॉमिकल, इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली। इजी, इकोनॉमिकल, इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली। बिहार सरकार का ई लॉट्स। अच्छा, बिहान ऐप भी एक है, बिहान ऐप, उन्होंने लिखा BIHAN ऐप, बिहान ऐप, ई लॉट भी है। उसका पूरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिकॉर्ड्स एंड लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी सब ऑनलाइन अवेलेबल है। उसका भी पोर्टल का हमने एक वेबसाइट लिखवाया हुआ था, आप उस पर जा करके, कल ही तो बिहार सरकार का एक आया हुआ है कि, अच्छा कल हमने जो टेलीग्राम पे शेयर किया है टाइल्स सारा, उसको जरूर एक बार देख जाइएगा कि आपके मेंस के लिए वहाँ पे कौन कौन से फैक्ट हैं। या आपको अपने लैंड रिकॉर्ड का मैप चाहिए तो ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, ये सारा आप डिजिटल म्यूटेशन का भी ऑप्शन बिहार सरकार ने दे दिया है, तो वहाँ पर भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो इसको बिहार सरकार का डिजिटल इनिशिएटिव जितने भी हैं वो सब एक जगह जरूर लिख लीजिएगा। बिहार गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव, और जितने हैं सब एक डायग्राम बना करके एक जगह लिख करके 4-5 बार याद कर लीजिए। कई जगह के क्वेश्चन को ऐसे में भी कहीं जरूरत पड़ेगा तो वहाँ काम आ जाएगा, कहीं साइंस टेक्नोलॉजी में काम आ जाएगा, पॉलिटी में भी कई जगह पे यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिख दीजिए, फोर्थ, रोबोटिक्स, द रोल ऑफ रोबोटिक्स एग्जाम्पल। फोर्थ, रोल ऑफ रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स में भी जाते हैं तो इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। जैसे मान लो हम लोग रोबोटिक्स लिखते हैं, रोबोटिक्स एंड रोबोट्स, रोबोट्स घेर लें इसको। मान लीजिए अभी के अनुसार देखें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक डेफिनेशन आ जाएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे शुरू में। रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, रोबोटिक्स एक विज्ञान की एक शाखा है, जबकि रोबोट्स एक उपकरण है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। दो पार्ट में आएगा डेफिनेशन, एक रोबोटिक्स का डेफिनेशन और दूसरा रोबोट्स का डेफिनेशन। ये दोनों आंसर में लिखेंगे, दोनों का, रोबोटिक्स का और रोबोट्स का। ठीक है, और उसके बाद आता है कि उसी मन करे तो एक उसी में एक डायग्राम बना दीजिए रोबोट का, और वहीं से सारे उसके कंपोनेंट्स दिखा दीजिए। क्लियर है? तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट्स, कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स के घटक, रोबोट्स के घटक के घटक। ठीक है, ऐसा कर लिया। एक एग्जाम्पल बनाना कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। मान लो हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐसे ऐसे मान लो एक एग्जाम्पल बना दिया, एक एग्जाम्पल बना के ऐसे पैर बना दिया, ठीक है, उसके ऊपर एक सिर बना दिया, ऐसे बना दिया, एक हाथ बना दिया, बन गया रोबोट। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे अब यहीं से सारा कुछ लिख दिया, मैकेनिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, माने यांत्रिक ढांचा, जो रोबोट का ढांचा होगा वो जरूरत के अनुसार तय होगा। ठीक है, लिख दिया, उसी आंसर में ही लिख दिया। उसके बाद लिख दिया यहाँ पे एक एक करके इसका, जैसे इसको मसल्स के रूप में, माने जो जितने उसके कंपोनेंट्स हमने लिखवा रखा है, यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या है, रोलिंग, ये वाला क्या है, विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, यहीं पे आप चाहेंगे तो एनर्जी वाला कहाँ लिखेंगे, एनर्जी का सोर्स कहाँ होता है रोबोट्स में, पेट में भी, हाँ पेट में लिखा सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी आप चाहें तो लिख दीजिए। तो यहाँ पे उसका कंपोनेंट्स लिख दिया। उसके बाद लिखिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स नाम लिख सकते हैं, जैसे इसरो का जो रोबोट है सागा, इसरो का रोबोट्स है, जैसे उसके लिए चंद्रयान 2 में एक था ना, उसके दो पार्ट थे, एक विक्रम और दूसरा प्रज्ञान, विक्रम और प्रज्ञान। तो प्रज्ञान था रोबोट्स, ठीक है, मून रोवर्स उसका था। उसी तरह से गगनयान में है, उसी तरह से जाएंगे तो व्योम मित्र है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा भी अपना लिया गया है। हम लोगों ने क्लास में एग्जाम्पल लिखवाया हुआ है, क्लास नोट्स में एग्जाम्पल है, तो उसको लिख दिया। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स, तो एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स कई तरह के हैं, सॉफ्ट यूज और हार्ड यूज, मिलिट्री यूज हो सकता है, उसका जाएंगे तो उसके डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उसका यूज हो सकता है, उसका मेडिकल यूज हो सकता है, उसका सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उपयोग हो सकता है। ठीक है, कई तरह के डोमेस्टिक हेल्प के रूप में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, कई तरह का उपयोग कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था इसका, आप लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आ जाइए, बड़ा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद एवं जल संकट मानव सभ्यता के समक्ष तीन सबसे बड़ी चुनौती है। क्लाइमेट चेंजेस, टेररिज्म एंड वाटर क्राइसिस आर द थ्री बिगेस्ट चैलेंजेस बिफोर ह्यूमन सिविलाइजेशन। हाउ माने इसमें होगा हाउ, पता नहीं कैसे ये पास हो गया। ये वाला पेपर, यही वाला पेपर है कि कोई और पेपर है? जो करेक्शन तो करके देते हैं हम इन लोगों को, है यही वाला है, उसमें क्वेश्चन मार्क था केवल। ठीक है, तो देयर आर थ्री चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, टेररिज्म एंड वाटर क्राइसिस, ये तीन चैलेंजेस हैं। ठीक है, संकट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ठीक से होना चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया ये। इसका इसमें जोड़ सकते हैं, इसका विज्ञान प्रौद्योगिकी।
अच्छा, और में चला गया है, ये सेटिंग की गड़बड़ी है। ओहो, अच्छा, उपरोक्त संदर्भ में विज्ञान दुरुपयोग एवं उपयोग की चर्चा करें, ये वाला है नहीं। इसमें है डिस्कस द मिसयूज ऑफ साइंस। अच्छा, ये गड़बड़ी देखो कैसे है ये। इस क्वेश्चन में क्या होना था, ये क्वेश्चन, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेक्शन ए है ना, तो सेक्शन ए में तो दो क्वेश्चन देना ही देना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। दो का भी 2 ऑप्शन और 3 का भी 2 ऑप्शन इसमें देना था। तो 2 का 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन है नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन है, तो अब देखो इसका किस प्रकार से यहाँ पे इन तीनों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिसयूज। जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बार बार पिछली बार पूछा गया था। तो उसी तरह से देयर आर 3 चैलेंजेस। तो चैलेंजेस को क्या करेंगे आप, एक इंट्रोडक्शन बड़े क्वेश्चन में, जैसे कल भी हमने बताया था कि ये 350 से 400 वर्ड होगा, 350 टू 400 वर्ड का होगा। तो उसमें एक इंट्रोडक्शन बनेगा, और इंट्रोडक्शन जो बनेगा उसमें क्या होगा भाई, ये जो चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करिए पहले। बड़े क्वेश्चन को टैकल करने से, बड़े क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं होता है कि मुझे आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आता नहीं है, ह्यूमैनिटीज के किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको आता नहीं है। इतने सालों से आप पढ़ रहे हैं, हर कुछ आता है, बस उस मोमेंट पे आप अपने नॉलेज को एक्युमुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशन को। और इसी बात के लिए तो सिलेक्शन की जरूरत, एग्जाम की जरूरत होती है, कंटिजेंसी को और अच्छे से, कितने अच्छे से हैंडल कर पाता है। ठीक है, कौन कितने अच्छे से कंटीजेंसी हैंडल कर ये क्रूशियल होता है। तो उसी में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है, इतने सालों का नॉलेज आपका है, कई बार सीधा नॉलेज होगा, कई बार इतने सालों का मिस नॉलेज यूज होगा। तो क्वेश्चन को सामने आने पे तो आइडेंटिफाई करिए इसके चैलेंज को। तो चैलेंज को जब आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें क्या आता है कि ये 3 सबसे बड़ा, ये पहले ये वाला हुआ, एक पार्ट हुआ इसके चैलेंज। ठीक है, 3 तरह के 3 चैलेंजेज हैं। ठीक है, तीनों चैलेंज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है विज्ञान का दुरुपयोग, ठीक है, एवं उपयोग। दूसरा हो गया मिसयूज, और तीसरा हो गया यूज। ठीक है, उपरोक्त संदर्भ में किस प्रकार यूज हो रहा है और किस प्रकार मिसयूज हो रहा है। तो जो इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, कि वर्तमान सभ्यता के, वर्तमान तेजी से विकसित हो रहे विश्व के सामने, ठीक है, विथ फास्ट, ठीक है, डेवलपिंग वर्ल्ड, देयर आर 3 चैलेंजेस ह्यूमैनिटीज इज फेसिंग। ठीक है, 3 प्रकार के, वर्तमान तेजी से विकसित हो रही विश्व व्यवस्था में मानव द्वारा 3 प्रकार की, मानवता द्वारा 3 प्रकार की चुनौतियां फेस की जा रही हैं। ये पहला सेंटेंस होगा। उसी में क्या हो जाएगा, और उसका नाम लिख देंगे, क्लाइमेट चेंजेस, टेररिज्म एंड वाटर क्राइसिस, लिख दिया। तीनों के उसी में, वहीं पे इंट्रोडक्शन में ही तीनों के संदर्भ में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं दुरुपयोग दोनों देखने को मिलता है। देयर आर, ठीक है, यूज एंड मिसयूज बोथ आर विजिबल रिगार्डिंग दीज 3 चैलेंजेस। ठीक है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग फॉर यूज, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इनकरेज यूज एंड स्टेप्स टू चेक मिसयूज, फुल स्टॉप। सरकार द्वारा इनके इस संदर्भ में विज्ञान के उपयोग को बढ़ाने तथा इसके दुरुपयोग को घटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब उसके बाद उससे बाहर जब निकले तो हमने क्या लिखा, तीनों चुनौतियों को लिया सामने, ऑल 3 चैलेंजेस। और 3, जैसे हम कहें तो 3 चुनौतियां, 3 चुनौतियां हमने लिया, 3 चैलेंजेस, चैलेंजेस को ले लिया। और उसको हम चाहें तो पैरा में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 1 2 3, ठीक है, पैरा में लिख सकते हैं। तीनों को पहले डिफाइन कर लीजिए। हम चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको खींच दीजिए लास्ट तक, यूज भी खींच दीजिए, इसी में इसका इंट्रोडक्शन भी। कौन सा है पहला, क्लाइमेट चेंजेज, पहला कौन सा हो जाएगा, क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंजेज हो जाएगा। दूसरा हो गया आतंकवाद, टेररिज्म, और तीसरा हो जाएगा जल संकट। आपके पास ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, सब ये सबका डेटा होना चाहिए, डेटा। अब उसके बाद तीनों का मीनिंग समझा दीजिए, तीनों का मीनिंग, तीनों का एग्जाम्पल समझा दीजिए, तीनों का एग्जाम्पल से कैसे ये ह्यूमैनिटीज के लिए चैलेंज है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए हम पहला वाला लिया क्लाइमेट चेंजेस, तो क्लाइमेट चेंज को डिफाइन कर लिया, क्या मीनिंग हुआ भाई, क्लाइमेट चेंजेस में आता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज हैपेनिंग, हरित गृह गैसों के
जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनके बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, डायग्राम भी यहां पे आ सकता है, और इस बढ़ते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव से वैश्विक उष्णता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। देयर इज ए चांस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एंड दिस ग्लोबल वार्मिंग लेट्स, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेज। इस वैश्विक उष्णता से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। लिखा एग्जाम्पल वहां पे, कितने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस तरह से जो क्लाइमेट चेंजेज है उसके कुछ एग्जाम्पल वहां पे लिखा, सारा लिख दिया। और लिखने के बाद तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इस पैरा से हमने इस सिचुएशन के गंभीरता को दिखा दिया। हमारा क्या है, हमारा पर्पस है कि हाउ दिस सिचुएशन इज सीरियस फॉर ह्यूमैनिटीज। ये सीरियसनेस को दिखाना है, यहाँ सोल्यूशन ही दिखाना है, यहाँ पे सीरियसनेस दिखाना है। यहाँ पे भी टेररिज्म में भी सीरियसनेस दिखाना है, किस तरह से टेररिज्म एक ह्यूमैनिटीज के लिए चैलेंज बना हुआ है। कभी भी बम ब्लास्ट हो जाते हैं, कहीं भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का बजाते ग्लोबल लेवल पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूएन के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मेंशन्ड है, कुछ लीडर्स का भी नाम उसमें आता है, आप बजाते खुल के उसका नाम लिखिए। ऑर्गेनाइजेशंस का जैसे मोहम्मद का, लश्कर ए तैयबा का, उसके जो नेता हैं ग्लोबल लेवल पे जाते हैं तो बोको हराम का, या इस तरह के कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका नाम लिखिए, नेता का नाम लिखिए इसको। फिर जल संकट में आ रहा है, किस तरह से अंडरग्राउंड वाटर, किस तरह से जो वाटर बॉडीज हैं, किस तरह से रिवर का, किस तरह से जल समुद्र का। यहाँ पे जो वाटर क्राइसिस हो रहा है, इसका कई सारे रिवर्स के बारे में अगर कोई आपके पास है डेटा कि किस तरह से कई सारी नदियां डेड होती जा रही हैं, कई सारे वाटर बॉडीज हैं जो कि कम होते जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल किस तरह से नीचे घटते जा रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा वाटर क्राइसिस। सीरियसनेस को दिखा दिया। अब आता है कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिटोरिएटिंग दी चैलेंजेज। क्लियर है, कैसे इसमें इन चुनौतियों को किस प्रकार विज्ञान प्रौद्योगिकी डिटोरिएट कर रहा है, ठीक है। और डिटोरिएट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लाइमेट चेंजेज के जलवायु के वैज्ञानिक कारण। अब वैज्ञानिक कारण में क्या होता है भाई, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स फ्यूल इन प्लेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आ रहा समझ में। उसी तरह से आप उसको बढ़ाते इंक्रीजिंग यूज ऑफ व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मोटर व्हीकल्स। क्लियर है, तो ये सारे यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इंक्रीजिंग यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये सारा हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज डिटोरिएटिंग दिस सिचुएशन। यहां पे हाउ दिस टेररिज्म इज डिटोरिएटिंग बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैसे आतंकी संगठनों द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कई बार नहीं होता है कि एक इतना अच्छा एग्जाम्पल इसको लेकर के है कि आप देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, सोशल मीडिया बहुत डेंजरस चीज है। ये क्या होता है, इस पर जो पोस्ट हो रहा है, जो इस तरह के जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका अपना अपना एजेंडा है, आज के डेट में पूरे देश में ये बहुत आसान है राइटिस्ट माइंड के लोगों को निकालना। ये बहुत आसान है जो फैनेटिक्स हैं उनको निकालना, बहुत पॉसिबल है लेफ्टिस्ट माइंड के लोगों को निकालना। ऐसे लोगों को पहचानना आज के डेट में कोई मुश्किल बात नहीं है। आप किस माइंडसेट के आदमी हैं, सोशल मीडिया पे जाकर के अगर आपका जो पोस्ट है उस पोस्ट से एनालिसिस किया जा सकता है कि आप किस माइंडसेट के आदमी हैं और आपको क्या क्या किस रूप में आपको शेप दिया जा सकता है। और सोच के देखो, वहां पर सोशल मीडिया सबके लिए ओपन है, और ये जो सोशल मीडिया सबके लिए ओपन है, सोशल मीडिया जो सबके लिए ओपन है, तो सोच के देखो इसमें अनपढ़ भी है, इसमें पढ़ा लिखा भी है, इसमें महिलाएं, और उनके पोस्ट से ये जो फैनेटिक्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोगों को पिक करती हैं। आपके नाम को शॉर्टलिस्ट किया, उन्होंने देखा वहां पे कि हाँ इसके अंदर में ये माइंडसेट है, इसको अगर प्रीच किया जाए तो ये आदमी ह्यूमन बम बन सकता है। और वहां से लोगों को उठाया ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, फिर आपसे संपर्क किया, एक आदमी को भेजा, फिर उसके बाद उनका पूरा मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल के अनुसार वो आपको ट्रीट करते जाएंगे और आपको ह्यूमन बम के रूप में मोटिवेट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू मोटिवेट यूथ फॉर टेररिज्म। भाई जीपीएस का यूज हुआ लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए, नहीं गूगल अर्थ का। तो ये सारी के सारी चीजें आज के डेट में, तो आपको ये एग्जाम्पल दे करके ये, और फिर थर्ड वाले में जल संकट, वाटर क्राइसिस, किस तरह से
आप बड़े पैमाने पे वो यूज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इन लग्जरी होटल्स से लेकर के या मोस्ट मशीन्स वगैरह यूज करके आप पता चला कि जो सारे जमीन को क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर इनरिचमेंट के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। रिवर वाटर को आपने क्या कर रखा है, जो फ्री फ्लो है उसको आपने डिस्टर्ब कर रखा हुआ है। तो किस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप इसमें जो मीठा पानी है उसके जो नेचुरल उसका साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस तरह से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस तरह से जो पहाड़ पे जो जो भी बर्फ वगैरह है, ग्लेशियर है, वो किस तरह से कितने फास्ट ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और किस तरह से जो सालों भर बहने वाली नदियां थी वो सीजनल रिवर के रूप में कन्वर्ट होती जा रही हैं। कर लिया इसको। उसके बाद आता है हाउ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन कैन इम्प्रूव, ठीक है, दीज थ्रीज। और फिर इसमें जाते हैं तो यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इंप्रूवमेंट, वो दूसरा कहा जाता है कि क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म, यूज ऑफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो स्टार रेटिंग है, भाई रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्सेस को बढ़ा रहे हैं, इक्विपमेंट्स के लेवल पे स्टार रेटिंग को बढ़ा रहे हैं, क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म, लोगों को मोटिवेट करना, अवेयरनेस, जन संचार जो माध्यम है उनका उपयोग करना, पब्लिक अवेयरनेस जितने भी मोड हैं उसको, इसके बारे में। फिर यहाँ पे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे जा रहे हैं, क्लियर है? तो ये आंसर इस तरीके से लिखाएगा और लास्ट में कंक्लूजन करके कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल्दो साइंस टेक्नोलॉजी कैन, यद्यपि विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा, ठीक है, इन चुनौतियों को बढ़ाया जा सकता है, किंतु विज्ञान प्रौद्योगिकी में ही ऐसी क्षमता है जिनका उपयोग करके हम इन चुनौतियों को न सिर्फ हल कर सकते हैं बल्कि भविष्य के लिए भी और सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंक्लूजन आपका वे फॉरवर्ड एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन के फॉर्मेट को? ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, ये भारत में परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है, अन्य सामाजिक आर्थिक महत्व भी बताएं। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, आल्सो मेंशन अदर सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इसमें जाएंगे तो। और सेकंड वाला इसका अथवा वाला है, डिजिटल क्रांति का विस्तार आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में दृश्य है। उदाहरण के साथ कथन की पुष्टि करें। द एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन is visible today in education, health, agriculture and other sector of economy, justified the statement with example। क्लियर है? तो देखो पहला, तीसरे में क्या है, एक ओवरऑल आपका न्यूक्लियर एनर्जी एक आपका टॉपिक होता ही है। इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस ये था कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो आपको याद रहना चाहिए, उसका फैक्ट आपके पास रहना चाहिए। कई बार जब साइंस टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को मेन फ्रेम में ले आएगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, और कई बार चूंकि 3 ही क्वेश्चन पूछना है, 3 ही टोटल क्वेश्चन है, एक कंपलसरी वाला है और दो फुल लेंथ में है, एक और 2 अथवा वाला। तो 2 में अब उनको जो मन करेगा, एक क्वेश्चन को चाहे तो बिगाड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन को चाहेंगे तो मेन फ्रेम का पूछ सकते हैं। मेन फ्रेम का क्वेश्चन पूछेंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, जो क्वेश्चन को बिगाड़ेंगे, दोनों क्वेश्चन को बिगाड़ देंगे तो कट ऑफ नीचे जाएगा। इसमें परेशान होने वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जब दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 का मेन और उसका अथवा दोनों को अगर बिगाड़ देते हैं तो बिगड़ेगा तो सबके लिए बिगड़ेगा ना। हर आदमी तो एक ही तरीके का इस उपयोग कर रहा है पढ़ाई करने के लिए। तो अब उस बिगड़े हुए क्वेश्चन को जो जितने अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा, वहां से 2-4, वहां से 10-15 मार्क्स मिलने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। या फिर एक को बिगाड़ दे, एक को मेन फ्रेम में रखे। मेन फ्रेम का मतलब ये होता है विजिबल टॉपिक पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे पूछ दे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे पूछ दे, बायोटेक्नोलॉजी पे पूछ दे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे पूछ दे, न्यूक्लियर एनर्जी पे पूछ दे, ऐसे टॉपिक पे पूछ देगा तो उसको बना हुआ कहा जाएगा। आपने पूरी प्रॉपर तैयारी किया है, आप उसका यूज कर रहे हैं। और दूसरा वाला बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं है भाई, एक दोनों में से एक लिखना था, एक हमको आता था। नैनो टेक्नोलॉजी पूछ दिया, वो आता था हमें। जैसे पिछली बार था, जो क्वेश्चन आया था तो उसमें लिखने वाला क्वेश्चन आपको आता था। क्लियर? विज्ञान वरदान या अभिशाप एक क्वेश्चन था और दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी का था। 2 लिखने थे तो 4 में से 2 लिखने थे, दोनों आते थे। क्लियर है? तो कई बार ऐसा होगा। लेकिन अब मान लो खराब अगर होता है तब भी परेशान होने की बात नहीं होती है। वो एक जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, मेन क्वेश्चन बीपीएससी के मेंस में, 68th के मेंस में, वो क्वेश्चन में से दोनों बिगड़ेगा तो फिर कट ऑफ नीचे जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो एग्जाम देने वाले लोग हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को कैसे लिखें। क्वेश्चन में क्या है, भारत में परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की वर्तमान स्थिति। भारत में परमाणु ऊर्जा एक पार्ट हुआ, विद्युत उत्पादन की वर्तमान स्थिति 2 पॉइंट हुआ, अन्य सामाजिक आर्थिक उपयोग 3 पॉइंट हुआ।
3 पार्ट में क्वेश्चन था ये। अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और फिर अदर, 3 पार्ट में था। तीनों पार्ट को इंट्रोडक्शन में ले लेना था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लेने के लिए लिख सकते हैं कि 1948 से ही शुरू कर सकते हैं, इस तरह से कि लिखने के बदले कि नाभिकीय ऊर्जा अति महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा वेस्टफुल सेंटेंस इस्तेमाल करने के बदले आप सीधे लिख सकते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा के उपयोग की शुरुआत 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही की गई। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो तकनीकी विकास हुआ उसका उपयोग बिजली उत्पादन के साथ साथ अन्य सामाजिक आर्थिक उपयोगों के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में यह विद्युत के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का एक प्रमुख स्रोत है। हो गया हाँ सेंटेंस हमारा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा इसको खोलेंगे इंट्रोडक्शन को तो बातें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, आगे इसी को तो जाके फिर आगे करना है। तो इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा, वो 1948 और इस बिगिनिंग हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और उसके बाद अदर यूजेज। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एग्जैक्ट डेटा अगर याद है तो लिख दीजिए, टोटल 22 रिएक्टर या 23 रिएक्टर। ठीक है, टोटल इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, उतना ही लिख के छोड़ सकते हैं उसमें। 1948 में शुरुआत हुई, वर्तमान में कुल 23 रिएक्टर जिनकी कुल स्थापित क्षमता इतनी है। ठीक है, इसके साथ साथ चिकित्सा एवं अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। हो गया उसका, आगे बढ़िए, फिर पैरा चेंज करिए, पैरा चेंज करके अबाउट परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया लिखिए। अब जो 1948 लिखे थे उसके अलावा और भी लिखिए। आप 1948 का लिखिए, आप 1954 में बार्क और डीआई की स्थापना की गई उसको लिखिए। ठीक है, उसके बाद अनेक टेस्ट रिएक्टर्स स्थापित किए गए उसको लिखिए। अनेक टोटल 22-23 जो रिएक्टर्स हैं, फर्स्ट रिएक्टर कब शुरू हुआ था उसको लिखिए अबाउट वाला लिखने के बाद। ठीक है, और उसके बाद पैरा चेंज कर दीजिए। पैरा चेंज करने के बाद तकनीक भी लिख सकते हैं कि देयर आर 2 टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अबाउट। परिचय लिखने के बाद 2 तरह की तकनीक का उपयोग किया जाता है, फ्यूजन और फ्यूजन। भारत में दोनों तरह के तकनीक का उपयोग हो रहा है। फ्यूजन का संरचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों उपयोग है, जबकि संलयन का वर्तमान में केवल विध्वंसात्मक उपयोग हो रहा है हाइड्रोजन बम के रूप में। ठीक है, उसका संरचनात्मक उपयोग के लिए भी प्रयास जारी है। हाँ डाल सकते हैं, कोई नहीं, उसका उससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल ऑलरेडी पड़ा हुआ है आईटीईआर का। आईटीईआर का एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा है, उसको लिखेंगे तो उसमें चूंकि भारत पार्टिसिपेंट है तो आप लिख सकते हैं। और वैसे क्वेश्चन संलयन का नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किसका है, इलेक्ट्रिसिटी अबाउट लिखा, टेक्नोलॉजी लिखा, एटॉमिक एनर्जी वाला पार्ट पूरा हो गया, ये वाला। उसके बाद पैरा चेंज करके इसके उपयोग, परमाणु ऊर्जा का उपयोग, प्रमुख संरचनात्मक उपयोग, परमाणु ऊर्जा का प्रमुख संरचनात्मक उपयोग, या कहा जाए कंट्रोल यूज ऑफ, इंपॉर्टेंट कंट्रोल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा का प्रमुख नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में उपयोग। और उसमें लिख सकते हैं विद्युत या अन्य सोशियो इकोनॉमिक, यहीं पे कर लीजिए। और इलेक्ट्रिसिटी वाले को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोग्राम डिवाइडेड बाय डी इन 3 स्टेजेज, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण के बारे में लिख दीजिए यूरेनियम पर, दूसरा चरण प्लूटोनियम पे, तीसरा चरण थोरियम पे, क्या स्थिति है उसकी चर्चा कर दीजिए। कितने रिएक्टर ऑलरेडी, कितने रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने रिएक्टर प्रपोज्ड हैं, आपको पढ़ा होना चाहिए टॉपिक। और उसके फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में यूरेनियम पर बेस्ड है, सेकंड प्लूटोनियम पे है और थर्ड थोरियम पर है। लिखने के बाद इसके साथ साथ भारत द्वारा फ्यूजन टेक्नोलॉजी का से विद्युत उत्पादन करने के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में भी भागीदारी की गई है। India has also participated in international effort to use fusion technology for electricity generation. And ITER is under construction in France. लिख के छोड़ दीजिए उतना ही, क्योंकि क्वेश्चन ITER का नहीं है। आपने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ITER की चर्चा करके इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट पूरा कर लिया। अब अदर यूजेज में जाएंगे तो मेडिकल यूज, इसका कॉमा दे करके लिख दीजिए। ठीक है, उसमें पैरा चेंज करके दीज ऑल दीज यूजेज हैव सर्टेन चैलेंजेज लाइक एब्सेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ग्लोबल सपोर्ट। और फिर उसको जब सिक्योरिटी कंसर्न, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न, सुरक्षा एवं बचाव से जुड़े हुई चुनौती, विदेशी सहयोग की चुनौती, ये सब बातों को, और उसके बाद इनको हल करने के लिए न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील किया गया है। और इस सिविल न्यूक्लियर डील से न सिर्फ विद्युत उत्पादन में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला है। हो गया टॉपिक, आ रहा समझ में?
तो ये जो बातें हमने बताई कॉपी में लिखा हुआ तो लिखा हुआ, नहीं तो रिकॉर्डिंग में है, चाहे तो दोबारा इसको सुन करके नोट कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज हुआ। अब इसमें जाएंगे तो जो इसका अथवा वाला है, डिजिटल क्रांति का विस्तार, आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तो इसमें आएंगे तो फिर इसका भी इसका आइडेंटिफाई करिए। इसमें क्या होता है? डिजिटल रिवॉल्यूशन या डिजिटल क्रांति एक हुआ, वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि दूसरा हुआ। उदाहरण के साथ पुष्टि करें, एग्जाम्पल, ठीक है? तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें जो अगर मान लो मैं अगर इस आंसर का फॉर्मेट आपको बताऊं तो इसमें क्या हो जाएगा? अबाउट डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल डिजिटल क्रांति, क्रांति का तात्पर्य स्पष्ट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद इंट्रोडक्शन जब बनाएंगे तो समझ गए हैं कि डिजिटल क्रांति के बारे में लिख देंगे, सूचना एवं संचार तकनीक का तेजी से उपयोग बढ़ा है, ठीक है? इस बढ़ते उपयोग का उदाहरण हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन सब में देखने को मिलता है। क्लियर है? केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा भी इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, और उसके बाद जब जाएंगे तो डिजिटल रिवॉल्यूशन। अब डिजिटल रिवॉल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि तेज गति से सूचना एवं संचार, तेज गति से भारी मात्रा में तेज गति से गुणात्मक सूचनाओं का एक जगह से दूसरे जगह संचार, ठीक है? कम्युनिकेशन ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी विथ फास्ट स्पीड, ठीक है? इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डिजिटल रिवॉल्यूशन। और इसमें सहायक जो तकनीक है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक उपकरण के लेवल पर और दूसरा संचार माध्यम के लेवल पे। और उपकरण के लेवल पे जाते हैं तो दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और माध्यम के लेवल पे जाते हैं तो तार और बेतार। जैसे आज एक सुन रहे थे तो उसमें ये आ रहा था कि भाई चाइना ने क्या किया हुआ है कि अभी ताइवान का जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, इंटरनेट, चूंकि पूरा वर्ल्ड इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर बेस्ड है समुद्र के अंदर, तो चाइना ने ताइवान को जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको काटना शुरू कर दिया है। और ताइवान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा जो चिप होता है ना, जो आजकल सब कुछ सेमीकंडक्टर बेस्ड हो गया है, तो उसका सप्लाई ताइवान से होता है, ताइवान और साउथ कोरिया से, इवन चाइना में भी ताइवान से ही आता है। क्लियर है? तो काटना शुरू कर दिया है, तो उसमें आ जाता है संचार माध्यम। हमने क्या किया, रिफाइन किया, कहां कहां उपयोग है उसको किया, पैरा चेंज किया, डिजिटल रिवॉल्यूशन को परिभाषित किया। उस परिभाषा में हमने उपकरण और माध्यम, उपकरणों में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐप वगैरह का सबका एग्जांपल लेते हुए, प्लस सॉफ्टवेयर, उसमें माध्यम में जाते हैं तो तार बेतार, वाईफाई, एलटी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन तक वहां चर्चा कर सकते हैं, लाईफाई तक चर्चा कर सकते हैं, लाइट फिडेलिटी, प्लस ये सारा ऑप्टिकल फाइबर वगैरह को चर्चा कर लिया। और उसके बाद जब आया ये अबाउट और डिजिटल रिवॉल्यूशन को डिफाइन किया, तब आया इस प्रकार के परिवर्तन का, इस प्रकार के क्रांति का आज व्यापक उपयोग देखने को मिल रहा है, ठीक है? दिस रिवॉल्यूशन इज अफेक्टिंग, seriously positively affecting the various sectors related with human। और उसमें क्या आ जाता है, फिर उसका एग्जांपल लीजिए, आप चाहे डायग्राम बना के लिख दीजिए, चाहे जैसा वो लिख दीजिए, और उसमें क्या लिख देंगे, फर्स्ट लिख दीजिए शिक्षा के लिए। और शिक्षा में जितने भी शिक्षा के एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट के, बिहार सरकार का उन्नयन बिहार, वो भी एग्जाम्पल का पार्ट बनेगा। दिशा, दीक्षा, ये सारे डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया गया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। कोचिंग का जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम्स हैं, ये असर कोरोना पेंडेमिक में किस तरह से डिजिटल सिस्टम ने शिक्षा की गति को बनाए रखने में, नहीं तो 2 साल तक तो बच्चे घर में बैठे रह गए होते, स्कूल खुलता नहीं था, तो ऑनलाइन ने तो बच्चों को तो पढ़ाई से दूर तो नहीं किया ना, पढ़ाई तो चलती रही। तो उसका इस तरीके से कोरोना पेंडेमिक का भी एग्जाम्पल लेते हुए सारे एग्जाम्पल से भर देंगे उसको, किस तरह से ई क्लासरूम सिस्टम जो आया, इसरो का भी एक सोशल इनिशिएटिव के रूप में उन्होंने टेली एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। और उसके बाद तो प्राइवेट, और आज के डेट में तो ये भर गया है मोबाइल ऐप बेस्ड एजुकेशन। और उस मोबाइल ऐप बेस्ड एजुकेशन में कोचिंग से लेकर के मेडिकल एजुकेशन से लेकर के, ठीक है, आप जाएंगे तो जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो सारे के सारे डिजिटल यूनिवर्सिटी, सारा पूरा यूनिवर्सिटी एक मोबाइल ऐप पर है। उस मोबाइल ऐप पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप कोर्स में एडमिशन लीजिए, आप पढ़ाई करिए, आप एग्जाम दीजिए, आप रिजल्ट लीजिए, ठीक है, आप सब कुछ उससे, आप उस पे जो सारा स्टडी मटेरियल है उसको डाउनलोड करिए। ये सारा का सारा आज के डेट में अवेलेबल है।
ओनली अ मोबाइल ऐप कैन बी वर्कड एज ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, सारे प्रोसीजर को पूरा करने के लिए। तो ये सारा। फिर दूसरा सेकंड, जैसे हेल्थ में जाएंगे तो टेली मेडिसिन, माने आरोग्य सेतु से लेकर के ई संजीवन, वो इंडिया इज इमर्जिंग एज, इंडिया इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट लार्जली इन ग्लोबल हेल्थ मैकेनिज्म, हेल्थ मेंटेनेंस कहा जाए तो। एक तरह से क्या हो जाएगा भाई, आज के डेट में आपके यहाँ के जो बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपके पड़ोसी देशों के लोग आते हैं मेडिकल के लिए, ठीक है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, एक इमेजिन नहीं कर सकते कि एक ऑनलाइन ओपीडी बन जाए और उसमें सैकड़ों डॉक्टर को बिठा दिया जाए। तालकोटरा स्टेडियम में कोई एयर कंडीशन करा के बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज के साथ सैकड़ों डॉक्टर को डिफरेंट शिफ्ट में, 8-8 घंटे के शिफ्ट में बिठा दीजिए और वहां पे थाउजेंड्स ऑफ लाइन दे दीजिए, जिसपे कोई भी कॉल करे तो इंगेज ना आए। यू आर इन क्यू प्लीज वेट, यू आर इन क्यू प्लीज वेट। आपका तबीयत खराब होना हमारे लिए दुखद है, लेकिन हम क्या करें, हम थोड़ी देर बिजी हैं, आप कृपया 2 मिनट का इंतजार करिए। इस तरह से हुआ ना, फिर कनेक्शन हुआ, वो आपसे प्रॉपर वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में आपको फिजिकल हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो। भाई नर्सिंग होम खोलना कितना मुश्किल काम था, ठीक है। एक नर्सिंग होम जिन्होंने खोल रखा है वो खोले रखे हैं, हम तो हमारा घर तो हमारे घर से चल रहा है, हमने एक मोबाइल ऐप बना लिया और मोबाइल ऐप पर चाहे सबसे बड़ी बात है टेलीग्राम पे प्रचार कर दिया, सोशल मीडिया पे प्रचार कर दिया, 50-100 लोग हमारे जानकार हैं और जानकार हैं, उनको कभी भी घर में 12 बजे 1 बजे रात को किसी को कान में दर्द शुरू हुआ, किसी को पेट में दर्द शुरू हुआ, क्या करेंगे, जाएंगे कॉल करेंगे, फोन पे से पैसा ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही पैसा ट्रांसफर होगा डॉक्टर साहब के हम मैसेज रिसीव हो गया, जैसे ही 1000 आएगा डॉक्टर साहब का मुंह शुरू हो गया। डॉक्टर साहब सारी बीमारी आपसे पूछेंगे, पूछ करके सारा डिटेल बना करके आपको व्हाट्सअप कर देंगे, पास का जो मेडिकल वो है वहां से ये दवा मंगा के खा लीजिए। बहुत सारी मेडिसिन शॉप हैं जो 24/7 ओपन है। मान लीजिए कोई अदरवाइज कोई डायग्नोसिस करना है तो वो बता देंगे कि इसमें जाकर के ये नंबर है, इस नंबर पे सब तो आज के टाटा एमजी और कौन कौन दुनिया भर के हैं और अब उस पर कॉल बैक करिए, सुबह सुबह आपका सारा आकर के पैथोलॉजिकल सारा टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट होकर के रिपोर्ट डॉक्टर साहब को भेज दीजिए, देख करके वो जो दवा होगा फिर लिख देंगे, फिर दवा ले लीजिए। सर्जरी कराना है तो डॉक्टर साहब बोल देंगे कहाँ किस शहर में हैं आप, तो आप बताएंगे कि लक्षद्वीप में है, नहीं कोरत्ती में है, कोरत्ती में है तो ठीक है, कोरत्ती में ये हॉस्पिटल है, उसमें हॉस्पिटल में चले जाओ, जाकर के ये चीज दिखा दो, वहां पे रिपोर्ट सारा है। आप जहां अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर के अब नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए, इसके पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल में या ओपीडी में लाइन लगाने के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत, किसी कंसल्टेंसी के लिए बिहार से आकर के एम्स में लाइन लगाने की जरूरत, सारा कुछ ऑनलाइन करवा लीजिए। उसके बाद कोई जब सर्जरी का लेवल है तब आप हॉस्पिटल में, किसी को हॉस्पिटल में आना हो तो आए। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आप दे दीजिए। उस तरह से एग्रीकल्चर में जाएंगे तो एग्रीकल्चर में किसान कॉल सेंटर है या एम किसान ऐप है, एग्रीसनेट है, आईटीसी का ई चौपाल है, ई नाम है, ई पशु हाट है, जैविक खेती पोर्टल है, बहुत सारे हैं इसमें, इसको लिख दीजिए, उदाहरण के साथ ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इस पे तो पूरा एक कुरुक्षेत्र का या योजना का पूरा एक सब्सक्रिप्शन ही आया था, डिजिटल रिवॉल्यूशन, उसको देख लीजिएगा। अब आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जाएंगे तो फर्स्ट क्या है, बिहार में कृषि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान एवं उनकी भूमिका। क्या है क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड देयर रोल इन बिहार, ठीक है। ये हमने इकोनॉमी में यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो वहां पे ये लिखवा रखा है कि बिहार में कौन कौन सा। आप जाएंगे तो बिहार में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और एक सबौर में है। इसके अलावा जाएंगे तो आईसीएआर का ईस्टर्न ब्रांच पटना में है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का जो ईस्टर्न रीजन का जो हेड है वो पटना में है, एयरपोर्ट के पास है। उसके अलावा जाएंगे तो पटना में, आरा में, कई जगह पे एग्रीकल्चर, आरा में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है, पटना में एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कॉलेज है, ये सब हम बजट वाले में सबसे उठा उठा के लिखवाए हुए हैं। कई सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सॉरी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, अदरवाइज एग्रीकल्चर कॉलेज हैं जहां पे कई सारे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान है। तो ये जो संस्थान इसमें प्राइवेट निजी स्तर पर भी कई सारे जगह पे ट्रेनिंग। इसके अलावा जाएंगे तो कृषि विकास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप के तहत भी आप जाएंगे तो वहां पर
किसानों के प्रशिक्षण के लिए, किसानों के मार्केटिंग के लिए भी सारा अरेंजमेंट किया हुआ है बिहार सरकार ने। क्लियर है? तो आधुनिक तकनीक का कृषि में उपयोग को बढ़ावा देने, सेंटेंस कहां से शुरू होगा? आधुनिक तकनीक का कृषि में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के प्रयास के साथ साथ बिहार सरकार द्वारा भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बिहार पूछेगा तो बिहार का मतलब केंद्र से अलग नहीं होता है। केंद्र सरकार की भी योजनाएं की चर्चा करेंगे हम, डोमिनेंस होगा बिहार सरकार का, लेकिन चर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं भी बिहार में लागू है। जो एसएमए, जो उसमें ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएमएई, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज इन एग्रीकल्चर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है वो बिहार में भी है। ठीक है, तो उसी तरह से जाएंगे तो एसएमएएम है, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, वो बिहार में भी है। क्लियर है? बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी अपने सीड्स वगैरह के उपयोग के लिए, बीजों के उपयोग के लिए या खेती में आधुनिक सेमिनार का आयोजन करते हैं किसानों के प्रशिक्षण के लिए। ये सब की चर्चा इसमें जरूरत है। नेक्स्ट सेकंड वाला है चैलेंजेज ऑफ साइबर क्राइम, साइबर अपराध की चुनौती। ठीक है, तो ये आएगा तो इसमें क्या होगा? पहले भाई साइबर अपराध को परिभाषित करेंगे अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000 और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। साइबर क्राइम is the undesired practice, illegitimate practice by someone with information and communication technology. It include, ठीक है, सूचना एवं संचार तकनीक, सूचना संचार तकनीक कानून 2000, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, ठीक है, तथा अभी जो 2000 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कानून रूल 2021 के अनुसार साइबर अपराध, ठीक है, साइबर अपराध का तात्पर्य, ठीक है, साइबर स्पेस के साथ अवैधानिक व्यवहार है। इसमें शामिल है क्या 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 शामिल है? कंप्यूटर वायरस फैलाना, हैकिंग करना, ठीक है, हैकिंग, हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़, ठीक है, साइबर टेररिज्म, अपराध जैसे कहा जाता है कि पीडोफिलिक माने कहा जाए कि अश्लील प्रकाशन, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो सारे के सारे, पोर्नोग्राफिक पब्लिकेशन, चाइल्ड एब्यूज, फ्रॉड, ये सब उसमें आता है साइबर अपराध में। और उसके बाद आता है कि इस तरह के अपराध का अत्यंत नकारात्मक प्रभाव है। देयर आर मेनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दीज क्राइम्स, और उसके एग्जाम्पल से लिख देंगे किस तरह से साइबर टेररिज्म, किस तरह से बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं उसको हैक करने से किस तरह से लॉस होता है, किस तरह से मानहानि होती है। जो कहा जाए कि जो मानहानि वाले में क्या होगा, आपका पता चला कि बॉडी किसी और का चेहरा आपका क्रॉप करके उस पर डाल दिया गया, और डाल दिया गया, आपकी तो मानहानि हो गई। ये तो बाद में पता चलेगा ना कि ये गलत, ये फोटो, ये क्या है, ये एडिटेड फोटो है, ये नुकसान तो हो गया ना। तो इस तरीके से भी कई सारी चीजें, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन आएगा, और सॉल्यूशन में फिर क्या होता है? सॉल्यूशन में फायरवॉल टेक्निक है। फायरवॉल टेक्निक में आता है कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज करना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आप जैसे अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड आप देखते होंगे कि वो सब आता है ग्रीन में, जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जाएंगे तो भाई आप जो एंटीवायरस है उसको अपडेट करते रहिए, ये भी सारी चीजें इसमें हो रही हैं, तो वो भी एक उपाय हुआ। इसके अलावा जाएंगे तो जो हैकिंग, जो पासवर्ड वगैरह है वो किसी के साथ शेयर मत करिए, ठीक है। उसके अलावा जाएंगे तो जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में अनेक प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे उसमें आईटी कहा जाता है कि टास्क फोर्स बनाने की बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स। उसी तरह से एक है सर्ट इन की बात की गई है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम .in, उस पर आप अपने लॉगिन पासवर्ड रखिए, वहां से आप हेल्प लेते रह सकते हैं। जैसे सूचना आयुक्त हैं उस तरह का साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट करने की बात है। जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको इन्वॉल्व करने वाली बातें इसमें है, और आज के डेट में है ही, क्योंकि बैंक वगैरह साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी स्टेजेस फॉलो कर रहे हैं। कई राउंड ओटीपी फॉलो होता है जिससे कि मिसयूज रोका जा सके। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, हाउ साइबर सिक्योरिटी कैन बी चेक्ड। तीसरा जो है ऑप्टिकल फाइबर की संचार क्रांति में भूमिका, रोल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसमें आता है कि भाई आपको डिफाइन करना पड़ेगा, माने सूचना
ऑप्टिकल फाइबर के संचार, देखो इसमें लिख सकते हैं एक लाइन संचार क्रांति के बारे में कि तेज गति से भारी मात्रा में गुणात्मक सूचनाओं का वास्तविक समय में प्रसार, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, विथ क्वालिटी इन रियल टाइम इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, ठीक है। देयर आर टू पार्ट इस सूचना क्रांति में, ठीक है। दो घटकों की मुख्य भूमिका है, उपकरण, सूचना एवं संचार तकनीक से जुड़े उपकरण और माध्यम, ठीक है। सूचना उपकरण में आप कंप्यूटर का या ये जो भी इंटरनेट वगैरह है उसकी चर्चा कर दीजिए। माध्यम वाले में जाते हैं तो दो भाग होते हैं उसके, तार और बेतार, ठीक है। तो ये जो तार संचार है उसका ही एक उदाहरण है ऑप्टिकल फाइबर। जो परंपरागत जो तार, तांबे के तार के माध्यम से संचार किए जाते थे, वर्तमान में उसके स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में फिर लिख दीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर में सूचनाओं के संचार के लिए प्रकाश तरंगों का उपयोग कैरियर के रूप में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की मुख्य विशेषता क्या है? इससे संचार के लिए विद्युत तरंगों के स्थान पर इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स, लाइट वेव्स यूज्ड एज ए कैरियर, ठीक है। विद्युत तरंगों का उपयोग किया जाता है संचार के माध्यम के संचार माध्यम के रूप में। और उसके बाद फिर आता है कि विद्युत तरंगों का उपयोग, उसके इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसका जो बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक साथ मल्टीपल जो सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट कर सकता है। और फिर आता है इसके बाद कि ऑप्टिकल फाइबर के कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए। इंडिया में जो सारे प्राइवेट कंपनीज हैं वो सारे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाई हुई हैं, अपना उपयोग कर रही हैं। और 4G 5G के लेवल पर भी इंटरनेट, इसका ऑप्टिकल फाइबर का पूरा ग्लोबल जो इंटरनेट है वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर बेस्ड है। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर के कुछ अन्य उपयोग भी किए जा सकते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में जो इंडोग्राफी होता है, इंडोग्राफी के लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन ही यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर ही यूज होता है। सजावट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज आल्सो इन यूज फॉर डेकोरेशन। क्लियर है? तो आप जैसे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन वर्ड है तो उसको डिफाइन कर दीजिए 2 लाइन में। और उसके बाद उसके 2 घटक हैं, उपकरण और माध्यम। माध्यमों में ऑप्टिकल फाइबर की मुख्य भूमिका है। ऑप्टिकल फाइबर की क्या विशेषता है, ऑप्टिकल फाइबर की क्या क्षमता है, व्हाट इज द पोटेंशियलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और फिर उसके उपयोग, ठीक है। कुछ उदाहरण देकर के उसका उपयोग लिख दीजिए, हो जाएगा। ये टॉपिक करा रखा है, नोट्स में भी है। फोर्थ, विभिन्न नेविगेशन प्रणाली एवं उनकी भूमिका, डिफरेंट नेविगेशन सिस्टम एंड देयर रोल। ये क्वेश्चन पूछने का जो मेन पर्पस था, इस क्वेश्चन को पूछने का, उसके पीछे का रीजन था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में ये वाला पार्ट आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि ये आज के टाइम पे जाएंगे तो कुछ ऐसे साइंस टेक्नोलॉजिकल एक्साइटमेंट्स, जो बहुत सारे साइंस टेक्नोलॉजी एक्साइटमेंट्स हैं, उसमें नेविगेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। नेविगेशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज की डेट में जब आप कहीं जाते हैं तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई सब इनका घर कहाँ है। आप नेविगेशन में, आप एयरपोर्ट जाना हो या जहां भी जाना हो, और सबसे अच्छी बात है कि टॉप व्यू यहाँ पे होता है। तो एयरपोर्ट, मुखर्जी नगर से एयरपोर्ट जाने के कई रूट हैं, वो टॉप व्यू सैटेलाइट्स देख रहा है कि कौन सा रूट से आप जल्दी पहुंच सकते हैं। उसको दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ जाम है, और जहां भी जाम है वो रेड से, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब पूछेगा सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन, विभिन्न नेविगेशन प्रणालियां उनकी भूमिका, तो एक सेंटेंस लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार के उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का, इसका एक सेंटेंस होगा कि वैश्विक स्थिति में, ठीक है, वैश्विक स्थिति में अवस्थिति के निर्धारण के लिए उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव टू डिटरमिन लोकेशन, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन आर इन यूज। ये पहला होगा, क्योंकि नेविगेशन का उपयोग ही है टू डिटरमिन लोकेशन इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अभी जो भी आप लोकेशन बताते हैं वो सारे रिलेटिव बताते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि भाई हम कहाँ हैं, मुखर्जी नगर में है तो मुखर्जी नगर कहाँ है, तो दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ है, तो इंडिया में है। इंडिया कहाँ है, तो साउथ एशिया में है। साउथ एशिया कहाँ है, तो एशिया में है। ये भी नहीं जानते हो तो अब जाओ बगल में कहीं समुद्र हो तो उसमें डूब जाओ। नहीं, तो आप हमेशा अपना लोकेशन बताने के लिए, लेकिन अब यहीं पे है कि कोई समुद्र में कोई जहाज बीच में फंसा हुआ है और वहां उसके कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखते होंगे कि लाइट हाउस बनाया जाता है समुद्र के किनारे किनारे। अब तो लाइट हाउस का रेफरेंस खत्म हो गया, कम हो गया उसका। उसके जगह पे तो सारा आज के डेट में जो सैटेलाइट बेस्ड सारे सिस्टम है, आपके पास जो जितने भी जहाज हैं उन जहाज के पास सैटेलाइट बेस्ड है। उसको पता है, एक एक लोकेशन पता है कि हम कहाँ से कहाँ हैं। नहीं तो पहले होता था कि लाइट हाउस होते थे ऊंचे, और जहाज वालों को दूर से ही वो लाइट हाउस दिखाई दे देता था। जब दिखाई दे देता था तो उनको संतोष हो जाता था कि अब चलो नजदीक आ गए।
इसलिए हर जगह समुद्र किनारे आप देखेंगे लाइट हाउस दिखाई देगा, बनाया जाता था, ठीक है, टू डिटरमिन लोकेशन फॉर ये नेविगेटर्स जो होते थे उनके लिए। तो अभी के टाइम पे जाएंगे, वही है, समुद्र के बीच में है तो वो कैसे अपना लोकेशन बताएगा? तो वहां पे वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल पोजीशन के आधार पे बताता है, वहां कोई रिलेटिविज्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए सैटेलाइट नेविगेशन, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन यूज हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे सबसे फेमस जीपीएस है। इंडिया में जाएंगे तो गगन और आईआरएनएस नाविक, ये दो इंडिया में यूज है, इनके अलावा भी। तो इनका फिर कहाँ, इनका, इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए। फिर उसके बाद इनका उपयोग दो तरह का उपयोग होता है। एक रेस्ट्रिक्टिव यूज है जो डिफेंस एप्लीकेशंस है, और दूसरा उसके अदर सिविल यूज है, ठीक है, सिविलियन यूज है। तो सिविलियन यूज में जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये सारा ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुआ, या फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, या डिजास्टर मैनेजमेंट में उपयोग होता है, कई जगहों पे इसका यूज होता है, ठीक है। सिविल नेविगेशन के लिए इसमें यूज होगा। फिर दूसरा आता है रेस्ट्रिक्टिव में, मिलिट्री के द्वारा। अब मिलिट्री के द्वारा जैसे होगा तो ड्रोन कोई है मिलिट्री का, तो ड्रोन में एयर एड्रेस फीड करके उसको भेज देंगे, वो जा करके बम गिराएगा, ये मिलिट्री हुआ। कोई मिलिट्री का ये है उसका, जैसे एयरक्राफ्ट कोई है या मिसाइल कोई है, तो उसके अंदर में आप इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है, दोनों तरह के उपयोग आते हैं नेविगेशन में, तो इसको लिख दीजिए और कंक्लूजन लिख दीजिए कि इस प्रकार का उपयोग दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। साथ में एक्यूरेसी भी, अभी भी कोई कहीं आपके घर में आना होता है तो सबसे पहला उसका डिमांड क्या होता है कि भाई सब लोकेशन भेज दीजिए। वो एड्रेस नहीं मांगता है, वो क्या मांगता है? लोकेशन। और लोकेशन से क्या होता है, आपके घर के नियरेस्ट पहुंच जाता है वो लोकेशन कहाँ लिखवाएंगे आप, फ्लैट नंबर इतना, सोसाइटी नंबर इतना, सोसाइटी का नाम ये है, कॉलोनी ये, वो दुनिया भर का लिखाएंगे। इससे अच्छा क्या है, लोकेशन शेयर कर दीजिए। तो जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, और ज्यादा इसका उपयोग बढ़ जाएगा, ठीक है। ये है, अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर 5। मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत की उपलब्धियां सकारात्मक हैं, किंतु मानव सहित कार्यक्रम में सफल नहीं रहा है, क्यों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए पूछा है कि आपसे पूरे स्पेस प्रोग्राम के विषय में जानकारी हो सके। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इंडिया अचीवमेंट इन अनमेन्ड स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम आर पॉजिटिव बट इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन मैंड मैंड प्रोग्राम, व्हाई? ठीक है, तो स्पेस प्रोग्राम के दो पार्ट होते हैं। आप इसका जैसे आइडेंटिफाई अगर करें, मान लीजिए चैलेंजेस क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? तो एक होता है अंतरिक्ष कार्यक्रम, एक होगा, ठीक है। उसके बाद होगा मानव सहित, दो, और उसके बाद होगा मानव रहित, अच्छा ये दो होगा, और ये तीन होगा। तीन पार्ट है, अंतरिक्ष कार्यक्रम, मानव रहित और मानव सहित, ठीक है। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में लिख दें। 1969 में इसरो की स्थापना की गई, और उसके बाद 1979 में 75 में आर्यभट्ट, ठीक है, और उसके बाद इंडिया ने दोनों ऑर्बिट में अपने उपग्रह को भेज करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संबंध भूस्थैतिक कक्षा तथा ध्रुवीय कक्षा से संबंधित है। इसके लिए इसरो और अन्य संस्थाओं का नाम लिख सकते हैं, कॉमा देकर के ऊपर में, ठीक है। और इनका उपयोग, ठीक है, इनका उपयोग विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों के लिए किया गया है, जिसमें मानव सहित और मानव रहित दोनों शामिल हैं। यद्यपि रहित में सफलता अधिक है, सहित के लिए इसरो के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, और इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद अब फिर इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में आप 2-3 लाइन फिर से दोबारा लिखिए उसको, परिचय वाला पार्ट को, और उसके बाद जा रहे हैं तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में लिखिए। उसके बाद जा रहे हैं तो आप खूब अच्छे से चाहेंगे तो डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बना करके, जैसे ऐसे मान लो डायग्राम हमने बना दिया, एक ऑर्बिट ये हुआ और एक ऑर्बिट ये हुआ, दोनों ऑर्बिट का। इसमें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। वर्तमान को 3 भागों में, चाहे वर्तमान को 4 भागों में बांट दीजिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को 4 भागों में बांटा जाए। इंडियन स्पेस प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट। कौन कौन सा? एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दूसरा पोलर ऑर्बिट, तीसरा लॉन्चिंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी, और फोर्थ स्पेस साइंस रिसर्च। जो ह्यूमन वाला है वो स्पेस साइंस रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है। और उस दिशा में जो काम हो रहे हैं, जैसे मिशन मून, मिशन मार्स, गगनयान, और उसके बाद मैंड मिशन, ठीक है। और उसमें फिर जब ये लिख दिया इसको, इंडियन स्पेस प्रोग्राम का इतना इतना हो गया, अब उसके बाद
the achievements of Indian space program can be divided in two part. One is मानव रहित और दूसरा मानव सहित. रहित वाले में इस ऑर्बिट की उपलब्धि, इस ऑर्बिट की उपलब्धि, यहां की उपलब्धि लिख देंगे, और उसके बाद फिर मानव सहित, सहित वाले में जाएंगे तो इस दिशा में भी इसरो द्वारा कार्य किया जा रहा है, और इसके लिए इसकी प्रारंभिक तैयारी के रूप में एज ए इनिशियल प्रिपरेशन मिशन मून, मिशन मार्स, गगनयान, इनकी सफलता के बाद मानव सहित के लिए कार्य किया जाएगा. नहीं होने फिर उसमें अब तक मानव सहित सफल नहीं रहा है, उसके लिए उत्तरदायी कारणों में कारण लिख दीजिए. ठीक है, कारण बने सहित वाले में तो सफल रहा है, रहित वाले में सफल रहा है, सहित वाले में क्योंकि इसमें साइंटिफिक रिस्क है. देयर इज ए कैपिटल इन्वॉल्व, ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व, लार्ज स्केल रिसर्च रिक्वायर्ड. ठीक है, इफ एनी मिस हैपनिंग, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, there is a large scale criticism, there is a political impact inside India and global level. सड़कों पे हजारों लोग मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक आदमी चांद पे जाके मरा, ठीक है, तो पूरा अनर्थ हो जाएगा. उसकी पत्नी रोज घर से, क्योंकि इंडिया में मरा हुआ उसी को माना जाता है जिसका बॉडी मिल जाता है, और चंद्रमा पर से तो बॉडी आएगा नहीं, बॉडी नहीं आएगा तो उसकी पत्नी तब तक करवा चौथ करती रहेंगी और उधर ही देखती रहेंगी. ये लग रहा है वहां से देख रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह का सोशल इंपैक्ट है, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है, कई सारे इसमें आते हैं. तो इसको क्वेश्चन को इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं एक एग्जांपल, लेकिन इंडियन स्पेस प्रोग्राम का नहीं था, वो रशियन स्पेस प्रोग्राम का था. ठीक है, नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है. बिहार में विभिन्न प्रकार के उपयोगों की चर्चा करें. व्हाट आर द यूजेज ऑफ साइंस, what are the usage of science and technology in disaster management. Discuss different types of measures in Bihar with reference to disaster management. ठीक है, अभी हमने देखो डाला है बिहार में जो आपदा प्रबंधन है उसका जो डायमेंशन है वो अलग तरह का है. अभी बिहार में जो लू लगना है ना वो भी एक आपदा में आता है. गर्म हवाएं, उससे बचने का उपाय और क्या क्या. जो इसके अलावा जाएंगे तो उसमें कई बार लू लगने के अलावा जो कोल्ड होता है वो भी आपदा में आता है, फ्लड भी आपदा में आता है, जो रेन जो ठीक है एक्स्ट्रा रेन भी आपदा में आता है, आगजनी भी आपदा में आता है. बिहार सरकार ने आगजनी से बचने के लिए भी उपाय जारी कर रखा है. हमने वो टाइल्स टेलीग्राम पे डिस्कस किया हुआ है, वे शेयर किया हुआ है. क्लियर है. तो बिहार का जो आपदा है वो केवल आप ये मत सोचिए केवल बाढ़ आपदा है या सूखा आपदा है, यही दो ही आपदा नहीं है. बिहार में अन्य तरह के भी आपदा हैं. क्लियर है. तो पहले क्या होगा, क्वेश्चन क्या है ये कि आपदा प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी, और आपदा प्रबंधन में देखो तो इसको डिफाइन कर लें, तो डिफाइन कर लेंगे तो एक हो जाएगा आपदा प्रबंधन. एक पहले आपदा को डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो इसमें इसको और थोड़ा दूसरे तरीके से लें. देखो पहले ले लेंगे आपदा, एक आपदा हुआ, दूसरा प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये दूसरा हुआ. पहले डिजास्टर को डिफाइन करेंगे. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर, और कौन कौन सी घटनाओं को डिजास्टर के दायरे में शामिल किया जाता है. ठीक है, और फिर बिहार सरकार का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है राज्य का, वो कौन कौन से आपदाओं को आपदा की श्रेणी में शामिल करता है. क्लियर है. और उसके बाद आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग. ठीक है, और उसके बाद आता है फिर उपायों की चर्चा करें. 3. ठीक है, तो आपदा को क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो उसमें आपदा को डिफाइन कर देंगे, उसमें किस तरह से ठीक है विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हुआ उसका उपयोग होगा. उसके अलावा जाएंगे तो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो जाएगा. भाई आप पहले ही पता कर लेते हैं ना, जो कम्युनिकेशन वेदर फोरकास्टिंग है उससे पता कर लेते हैं आप. ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का यूज करके, उसका यूज करके कई बार मैकेनिक्स वगैरह का भी, जैसे बहुत सारे उपकरणों का, इलेक्ट्रॉनिक जैसे वो होता है ऑटोमेटिक जो वोट वगैरह है उसका उपयोग करके कई तरह के माने विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग. विज्ञान प्रौद्योगिकी का मतलब केवल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं होता है, सब होता है. मैकेनिकल भी होता है, ठीक है, सिविल वाला भी होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी होता है, सब होता है. ठीक है, तो उसको भी संक्षेप में लिख दिया. आपदा को डिफाइन कर, आपदा के बारे में एक लाइन लिख दिया, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयाम का उपयोग, और फिर आता है कि आपदा प्रबंधन के लिए तीनों आपदा के तीनों स्तर पर ठीक है उपाय किए जा रहे हैं. देयर आर वेरियस मेजर्स टेकिंग आउट
फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन ऑल 3 लेवल ऑफ डिजास्टर्स। क्लियर है? अब कंक्लूजन उसको सेटल कर दिया, पैरा चेंज किया। अब उसके बाद आया तो फिर उसमें आ जाएगा, एक डायग्राम बना देंगे। डायग्राम में क्या कर देंगे? आपदा परिभाषा, आपदा प्रबंधन लिखा। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के 3 पैर बना देंगे, प्री डिजास्टर, डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। आपदा, आपदा, आपदा पूर्व, आपदा और आपदा पश्चात। आपदा पूर्व मतलब क्या हुआ? ये जो इंद्रब्रज ऐप है वो क्या है? प्री डिजास्टर है कि पोस्ट डिजास्टर है? ये प्री डिजास्टर है। माने बिजली गिरने के 10-15 मिनट पहले ही आपके पॉकेट में उछलने कूदने लगेगा कि भागो, नहीं, वो बताने लगेगा। वो ऐप की विशेषता ये है कि वो आपको पता चलने, बिजली गिरने के पहले ही आपको अलर्ट कर देगा वो। तो आप कहीं जो सुरक्षित जो जगह बताया गया है, ठीक है, उस जगह पे आप जाके चले जाइए। तो दैट इज कॉल्ड प्री डिजास्टर। फिर आता है डिजास्टर, कोई मान लो गिर ही गया बिजली, अब क्या होगा उस दौरान, ठीक है। और उसके बाद आता है पोस्ट डिजास्टर, ठीक है, आपदा चारों तरफ से है, घर के अंदर छुपे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। और उसके बाद होता है कि पोस्ट डिजास्टर, खत्म हो गया, अब क्या उपाय होगा। देखेंगे पशुओं के साथ क्या हुआ है, घर के साथ क्या हुआ है, ठीक है, पेड़ पौधों के साथ क्या हुआ है, चारों तरफ पानी लग गया है, बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसके लिए क्या करें, बिजली नहीं है अब, उसके लिए क्या करें, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। बाढ़ आ गया, पानी चारों तरफ से घेरा हुआ है, अब भोजन कहां से मिलेगा, अब इसके लिए दैट इज कॉल्ड पोस्ट डिजास्टर। चल रहे? तो इस तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन आपदा, आपदा को परिभाषित कर लीजिए, और आपदा प्रबंधन को 3 भागों में बांट करके, और वहां विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपाय डिजास्टर के लेवल पे, प्री डिजास्टर, डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, ठीक है, और उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। चल रहे? तो ये हो जाएगा। तो आपका साइंस टेक्नोलॉजी क्लास अभी नहीं हुआ है क्या? हो गया है? अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो। किस प्रकार कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग लागत, जोखिम कम करने के साथ उत्पादन एवं आय बढ़ाने में सहायक है? हाउ इज द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड इनकम along with reducing cost and risk? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में जाएंगे तो क्या क्या आ गया, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्या आपको लिखना है, किसका आंसर? कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी एक, और उसका 2, ठीक है। या अगर 450 वर्ड का 400 वर्ड वाला है तो इसको आप एक अलग से कृषि भी कर सकते हैं, छोटा अबाउट कृषि, किस प्रकार कृषि भारत और बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड बिहार, उसके बारे में भी लिख देंगे। उसके बारे में लिख करके, भाई इतना अनाज का उत्पादन होता है, इतना फल सब्जियों का उत्पादन होता है, इतना दूध का उत्पादन होता है, बिहार में के बारे में भी लिख दिया इंट्रोडक्शन में। इसको बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। देयर इज ए नीड टू इंक्रीज दिस प्रोडक्शन लेवल इन कीपिंग माइंड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट्स, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट्स। तो पहले एग्रीकल्चर के जो अचीवमेंट्स है उसको लिख दिया, बढ़ती जनसंख्या की पृष्ठभूमि में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है, भूमिका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर जब आगे आया तो उसमें लिख सकते हैं कि कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग के आयाम, डायमेंशंस ऑफ यूज ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। और उसमें क्या हो जाएगा, सारे जो बेसेज हैं, ठीक है, सारे बेसेज हैं उसको लिख दिया। और बेसेज को लिखने के बाद जैसे सॉइल, इरिगेशन, सीड्स, इक्विपमेंट्स, भूमि, सिंचाई, बीज और उपकरण, कृषि साख, कृषि पश्चात प्रबंधन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ये सारा, प्लस विपणन, मार्केटिंग, ये सारा लिख दिया। सब में साइंस टेक्नोलॉजी के यूज के क्या क्या फायदे हैं, लागत कम करने, ये उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसको लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर एक एक का क्या बेनिफिट होगा उसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि सॉइल में विज्ञान प्रौद्योगिकी उपयोग करेंगे तो क्या होगा, कैसे लागत कम होगा, कैसे रिस्क घट जाएगा, कैसे उत्पादन बढ़ जाएगा, बीजों में ये विज्ञान प्रौद्योगिकी उपयोग होगा कैसे, हाउ इट इज बेनिफिशियल। तो इस तरह से लिख करके लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे। आ रहा समझ में? तो पहले इंट्रोडक्शन लिखा अबाउट कृषि के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, बढ़ती जनसंख्या, उसके बाद नीचे आया कृषि के विभिन्न आधार
जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा और इस प्रकार के उपयोग के क्या लाभ हैं, तो उसका एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। सॉइल में, सीड्स में, ये कैसे में यहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो कैसे रिस्क कम होगा, इनपुट कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये यहाँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है, कि बढ़ती जनसंख्या, सीमित भूमि, बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनाज विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, यह इस प्रकार का उपयोग खाद्य सुरक्षा, न्यूट्रिशनल सुरक्षा के साथ साथ इनकम सिक्योरिटी और रिस्क मिटिगेशन में भी सहायक है। ठीक है, टॉपिक ये नोट्स में अवेलेबल है। अब आ जाइए जय प्रौद्योगिकी, तो ऐसे ही लिखे हो गए ना टेस्ट में कि हमसे कुछ उल्ट अलग लिखे हैं आप लोग, हैं? लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में निष्कर्ष नहीं लिखा जाता है, कल ही हमने बता दिया था, शॉर्ट क्वेश्चन में निष्कर्ष नहीं लिखा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में सीधे बातों को फेंक दिया जाता है, ना उसमें भूमिका होता है ना उसमें निष्कर्ष होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, एक लास्ट में एक लाइन वे फॉरवर्ड तो लिख ही देंगे, इस प्रकार के उपयोग से अधिक उत्पादन, अनाजों का उत्पादन बढ़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन उसको निष्कर्ष नहीं कहा जाता है, निष्कर्षतः नहीं लिखते हैं, इन कंक्लूजन, सब चीजों को फेंक दिया जाता है। चलो ठीक है, अब तो ऐसे ही तो लिखे होंगे, कुछ कॉपी अपना दिखाइएगा, तो जो मेंस दे रहे हैं 68 वाले लोग, अपना 3-4 कॉपी तो हो चुका है ना आपके पास जांच करके, तो उस कॉपी को लेके आइएगा, ठीक है, तो उसको देखेंगे कि क्या कहाँ स्टैंड कर रहा है मामला। सोर्स, कई बार क्या होता है, देखो कॉपी अच्छा नहीं होता है, आंसर अच्छा नहीं लिखाता है, उसके पीछे कई बार रीजन होता है कि इसका मतलब स्रोत अच्छा नहीं है। भाई स्रोत अच्छा होगा, भाई इनपुट सारे अच्छे होंगे, और आपको अगर उसको प्रेजेंटेशन का तरीका पता है तो आउटपुट क्यों खराब आएगा? इसका मतलब है कि साधन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो स्रोत अगर अच्छा बिखरा हुआ होगा तो कभी भी कॉपी से वो चीजें निकल के नहीं आ पाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेहनत फिर वो यूजलेस मेहनत होता है। यूजलेस मेहनत का मतलब होता है, जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि जुगाड़ मत करिए। मेंस की तैयारी के लेवल पे जुगाड़ नहीं होता है। जुगाड़ का मतलब होता है कुछ कॉपी यहाँ से ले लिया, कुछ कॉपी यहाँ से ले लिया, 10 तरह का सोर्स इकट्ठा कर लिया। अब जब पढ़ने गए तो जो प्रिपरेशन है वो कभी कंक्लूड ही नहीं होगा, और प्रिपरेशन जब कंक्लूड नहीं होगा तो एग्जाम हॉल में वो यूज नहीं होगा। भाई पटना कलम कंक्लूड हो जाना चाहिए ना, मौर्य नाट्य कंक्लूड हो जाना चाहिए, ये सब ओपन रहेगा। 10 तरह के स्रोत रखेंगे तो वो ओपन रहेगा, और ओपन के साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो स्रोत एक बार कॉपी दिखाइएगा तो उससे पता चलेगा कि क्या स्थिति है, माने क्या कमी है, पता चल जाएगा प्रिपरेशन के लेवल पर, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ये वाला है, बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज आल्सो हेल्पफुल इन एंश्योरिंग मेडिकल जस्टिस अलोंग विथ फूड सिक्योरिटी, हाउ, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी विकास खाद्य सुरक्षा के साथ चिकित्सा न्याय सुनिश्चित करने में भी सहायक है। कैसे? हेल्पफुल इन एंश्योरिंग मेडिकल जस्टिस अलोंग विथ फूड सिक्योरिटी, हाउ। अच्छा, तो देखो इसका क्या है, ये टॉपिक भी, तो इस पेपर के साथ इतना क्वेश्चन आ जा रहे हैं, चाहती हैं 12, 5, 17, 17 और 10, 17, 10, 22 को क्वेश्चन है इसमें। तो 22 क्वेश्चन में साइंस टेक्नोलॉजी में तो 22 टॉपिक ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो रहा है, एक पेपर डिस्कशन का मतलब पूरा साइंस टेक्नोलॉजी खत्म, ठीक है। तो ये इसमें आ रहा है कि 4 थी, 12 को तो शॉर्ट नोट्स हो गया, और 5 बड़े क्वेश्चन हो गए, और उसके साथ अथवा वाला हो गया, तो 10 वो हो गया, तो 12, 10, 22 हो गया, 22 क्वेश्चन हो गया, खैर ठीक है। और इस तरह से पेपर 2 का फुल टेस्ट का है, तो वहां पर भी क्वेश्चन है। तो ये सब मिला जुला करके जो पेपर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर बहुत उटपटांग वो नहीं जाएंगे, बहुत इनविजिबल पे नहीं जाएंगे, तो इस सब में से क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो, तो इसमें क्या हुआ, एक टॉपिक हो गया बायोटेक्नोलॉजी, माने साइंस टेक्नोलॉजी का जो विजिबल पार्ट है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लाइमेट चेंजेज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसी के साथ अब बायोटेक्नोलॉजी पर भी एक क्वेश्चन इसमें है। तो इतने सारे क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है कि प्रिपरेशन को एग्जाम हॉल में यूज हो सके, और उसी में एक बायोटेक्नोलॉजी वाला है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी का विकास एक हो गया, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक हो गया। उसके बाद खाद्य सुरक्षा दूसरा, चिकित्सा तीसरा, 3 पार्ट में है ये, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो जाता है, यूज ऑफ, माने जैसे जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके जीवों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, ठीक है, वेरियस टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड टू इंप्रूव जेनेटिक फीचर ऑफ लिविंग्स,
हमने क्या लिखा इंट्रोडक्शन में, जैव प्रौद्योगिकी को कैसे डिफाइन किया? जीवों के आनुवंशिक गुणों में सुधार के लिए विभिन्न जैव प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से जैव प्रौद्योगिकी हैं? एग्जाम्पल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लोनिंग, स्टेम सेल, आईवीएफ, सरोगेसी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे बायोटेक्नोलॉजिकल यूज हैं। ठीक है, इस प्रकार का उपयोग, दिस टाइप ऑफ यूजेज आर दिस टाइप ऑफ यूजेज आर इंक्रीजिंग इन, इस प्रकार के उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कहां पे? खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, चिकित्सा के संदर्भ में इत्यादि etc। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग, स्टेम सेल, सरोगेसी, चाहे आईवीएफ लिख दीजिए, सरोगेसी मत लिखिए, आईवीएफ। ठीक है, आईवीएफ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग etc। पैरा चेंज करके इन तकनीकों के उपयोग को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। पैरा चेंज करके द यूजेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इन मेनी पार्ट, और उसमें पहला पार्ट क्या हो जाएगा? ठीक है, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। दूसरा क्या हो जाएगा? यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी तो आपको मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिशन मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है और साथ में आपको बेहतर पोषक तत्व भी मिल रहे हैं। आपको प्रोटीन, दाल से प्रोटीन मिल रहा है, उसी तरह से जाएंगे तो सोयाबीन से आपको प्रोटीन मिल रहा है, कहीं से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कहीं से आपको फैट मिल रहा है, कहीं से आपको विटामिन मिल रहे हैं। तो ये सारे एग्रीकल्चर। दूसरा होता है एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मीट प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्वा कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, सब कल्चर से सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। ठीक है, तो एक ये खाद्य सुरक्षा के लिए दो पार्ट में बांट लेंगे। कौन कौन सा? यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर है? उसके सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, हमने ढेर सारा लिखवा रखा है। पैरा चेंज करके उसके बाद आता है चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है। थर्ड पैरा आया, पहले इंट्रोडक्शन वाला बायोटेक्नोलॉजी के साथ, उसके बाद उपयोग वाले में जब गए तो खाद्य सुरक्षा, और उसके बाद चिकित्सा, मेडिकल, और मेडिकल में तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, डायग्नोसिस ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम। बीमारियों की पहचान, बीमारियों का निदान और रोग प्रतिरक्षण, तीनों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें, और इसको फिर कंक्लूजन लिख देंगे तो हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, मेडिकल जस्टिस माने डाउन टू अर्थ या सारा मेडिकल पर्पस लिख दीजिए, जस्टिस का यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मेडिकल जस्टिस में क्या मतलब हुआ? जैसे कोरोना पेंडेमिक है तो लास्ट माइल तक चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाना, तो उसमें जाएंगे तो डायग्नोसिस में भी हेल्पफुल है, ट्रीटमेंट में भी है, और रोग प्रतिरक्षण। जो कोरोना वैक्सीन है वो क्या है? रोग प्रतिरक्षण का उपाय है ना, निदान का उपाय थोड़ी है भाई। और जो अदरवाइज आरटीपीसीआर क्या है? वो रोग पहचान का है, डायग्नोसिस का है। ठीक है, और जो भाई आपने जो डोलो खाया और ये सब खाया, वो सब क्या है? रोग का निदान है। और आयुर्वेद का, रामदेव का सारा दवा खा गए तो सब क्या है? निदान है। च्यवनप्राश खाए वो क्या है? निदान, इम्यूनिटी बढ़ाना। तो इस तरीके से तीन भाग में बांट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सुपर कंडक्टिविटी। सीधे से टेक्नोलॉजिकल है, डेफिनेशन आएगा सुपर कंडक्टिविटी का, कि जैसे जनरली क्या होता है, जैसे तीन तरह के होते हैं, पहले तो दो ही तरह का होता है, कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ठीक है, अब जो कंडक्टर होता है उसका तीन कैटेगरी होता है, चालक और कुचालक। चालक का तीन कैटेगरी होता है, सुपर कंडक्टर, अति चालक, चालक और अर्धचालक। माने दो ही तरह के सबस्टांस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कंडक्टर और दूसरे होते हैं बैड कंडक्टर। और कंडक्टर के तीन होते हैं, कौन कौन से? अति चालक, चालक और अर्धचालक। और आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज किसका है? सबसे ज्यादा यूज किसका है? अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। अब तो पूरा ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री सब कुछ सेमीकंडक्टर पर बेस्ड हो गया। जो गाड़ी का उत्पादन है, जो आप गाड़ी चलाते हैं, नहीं तो पहले नहीं होता था कि कोई ट्रक होता था और ड्राइवर उस पर लटका हुआ है, दो तीन लोग मिल के उसका टायर काट रहे हैं, काटते थे ना उसका।
अब पावर स्टीयरिंग आ गया। पावर स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है, उसमें छोटा सा एक डिब्बी लगा रहता है, उसमें चिप है, उस चिप से आप देखते हैं कि अंगुलियों से टायर को घुमा देते हैं आप। क्लियर है? तो सब कुछ टाटा का अभी बीच में कोरोना पैंडेमिक में सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट जब हुआ तो टाटा का प्रोडक्शन कम हो गया। भाई गाड़ी बनेगी कैसे जब चिप ही नहीं है? तो पूरा गाड़ी का जो कंप्लीट कंट्रोल है वो सारा चिप पर बेस्ड है। सारा स्क्रीन पे पूरा गाड़ी कंप्लीट दिखाई दे रही है। गाड़ी का अंदर का पार्ट सारा दिखाई दे रहा है, वो सब चिप पर बेस्ड है। पावर स्टीयरिंग चिप पर बेस्ड है, सेंसर वगैरह सारा कुछ अटैच्ड है, स्क्रीन पर दिख रहा है सेंसर से पीछे क्या है आगे क्या है, और वही से चिप ही नहीं है। आ रहा समझ में? तो उसमें क्या होता है कि तो अतिचालक को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कि पदार्थ की वह स्थिति जब उसके द्वारा धारा या उष्मा के प्रवाह में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। When there is no opposition, there is no resistance during flow of current or heat. ठीक है? The feature of this substance is called superconductivity and substance is called superconductor. ठीक है? और उसके बाद होता है कि भाई सबसे पहले सुपर कंडक्टिविटी किसने खोजा? क्लास में हमने करा रखा है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आर इक्वल टू जीरो जब होगा और उसमें नीचे लिख देंगे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अति चालक में आर का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है, तो इसका मतलब होता है देयर इज नो हीट लॉस, H इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देयर नो हीट लॉस। और उसके बाद होता है कि भाई सुपर कंडक्टिविटी के क्षेत्र में क्या रिसर्च चल रहा है। इंडिया में जाएंगे तो 1991 में ही सुपर कंडक्टिविटी बोर्ड का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड का गठन किया गया था टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी ऑन प्राइवेट लेवल, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लेवल। और उसके बाद ग्लोबल लेवल पे अभी के टाइम पे जाएंगे तो -33 डिग्री 240 के तक सुपर कंडक्टर डेवलप हो चुका है। और इफ सुपर कंडक्टर विल बी डेवलप देन व्हाट विल बी द बेनिफिट, वो बेनिफिट को लिखना पड़ेगा आपको, कहां कहां उसके लाभ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेजर तकनीक। लेजर फुल फॉर्म लिख दीजिए लेजर का। डायग्राम हमने क्लास नोट्स में बना रखा है, डायग्राम बना दीजिए, सारे कंपोनेंट्स उसका दिखा दीजिए, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लेजर को प्रोड्यूस कर रही हैं, लेजर टेक्नोलॉजी को, और उसके बाद लेजर टेक्नोलॉजी का सारा यूज दिखा दीजिए, कमर्शियल उपयोग, डिफेंस उपयोग, मेडिकल यूज। जैसे कमर्शियल यूज में जाएंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स लेजर पर बेस्ड है, लेजर प्रिंटर से लेकर के ये लैपटॉप वगैरह से लेकर के सब लेजर सेंसर्स काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। इसके अलावा जाएंगे तो सारा बारकोड रीडर, कहीं भी जाते हैं किसी भी दुकान में जाते हैं तो जो बारकोड को रीड करने वाला है वो क्या है? लेजर ही तो है। आप जितने इंडोग्राफी, जितने भी शरीर के अंदर जो कहा जाए पेनलेस सर्जरी हो रहा है, वो सारा पेनलेस सर्जरी में तो लेजर ही तो यूज हो रहा है। कॉस्मेटिक सर्जरी, पेनलेस सर्जरी, आंख, कान, नाक, किडनी, ये जितने भी सर्जरी हैं सारे सर्जरी में लेजर यूज हो रहा है। तो लेजर का मेडिकल यूज है, लेजर का इलेक्ट्रॉन कमर्शियल यूज है, लेजर का डिफरेंट डिफेंस यूज है, लेजर के मल्टीपल यूज है, ठीक है। तो उस उपयोग को लिख दीजिए, अबाउट लेजर लिख करके डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम बना के उसके जहां जहां उपयोग हैं लिख दीजिए, हो जाएगा। चौथा है भारत में मिसाइल विकास, डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स इन, और इसकी शुरुआत हमेशा डीआरडीओ से शुरू करेंगे। डीआरडीओ इज ऑथराइज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया। डीआरडीओ के अलावा किसी को भी ऑथराइज नहीं किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मिसाइल बनाने के लिए। टाटा मिसाइल नहीं बना सकता, महिंद्रा मिसाइल नहीं बना सकते, एचएएल मिसाइल नहीं बना सकता। मिसाइल कौन बनाएगा? केवल और केवल डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑथराइज्ड टू डेवलप मिसाइल्स इन इंडिया। और उसके जो अनेक मिशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है आईजीएमडीपी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल, ठीक, ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मिसाइल विकास प्रयास है उसका नाम है आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसमें 5 मिसाइल शुरू में थे, पीएटीएनए पटना, और उसमें से अब अग्नि को हटा लिया गया है, अग्नि को सेपरेट एक मिशन के रूप में दे दिया गया है, और उसमें टोटल 6 मिसाइल शामिल हैं अग्नि में। बाकी इसके अलावा जाएंगे तो अन्य अनेक मिसाइल भी डीआरडीओ के द्वारा, उसमें आता है ब्रह्मोस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जाएंगे तो अस्त्र है, ठीक है, और भी कई सारे मिसाइल्स आ रहे हैं बना डीआरडीओ का, ठीक है। और डायग्राम डीआरडी उसका डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बना करके एक मिसाइल का टेक्निकल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको दिखा देंगे, वहीं से एरो दे करके टाइप्स ऑफ मिसाइल भी दिखा देंगे, और उसके बाद मिसाइल्स का नाम लिख देंगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, उसके बाद ब्रह्मोस, उसके अलावा निर्भय, अस्त्र, वो जो एक था S-400, ठीक है, ये सारे के सारे लिख देंगे तो हो जाएगा आपका।
लास्ट में नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकासक्रम की चर्चा करते हुए इसका महत्व भी बताएं, भारत में संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो नैनो प्रौद्योगिकी 1 हो गया, विकासक्रम 2 हो गया, महत्व बताएं 3 हो गया, भारत में 4 हो गया। 4 पार्ट है, तो चारों को मिला के इंट्रोडक्शन बनाइए नैनो प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर के। ठीक है, 1 मीटर का 10⁻9 भाग को नैनो कहा जाता है, या नैनो इक्वल टू 10⁻⁻9, जबकि 1 नैनोमीटर का तात्पर्य होता है 1 मीटर का 10⁹ भाग। इस स्तर पर परमाणुओं को संयोजित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को नैनो तकनीक कहा जाता है। टेक्नोलॉजी यूज्ड टू अरेंज एटम्स ऑन नैनो लेवल, नैनोमीटर लेवल इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। 1959 में जो वो था रिचर्ड फेनमैन था, उसने नोरियो तानिगिचू, भारत में जाएंगे CNR राव इज कॉल्ड द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंट्रोडक्शन वाला काम हो गया। उसके बाद इसका डेवलपमेंट, टॉप डाउन, बॉटम अप, सेल्फ असेंबलिंग, पोस्ट असेंबलिंग, ये सारा जो वो स्टनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, आज के डेट में जाएंगे तो बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं, ये सारा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग आ चुका है, या जाएंगे तो एडवांस सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। ये सबको यूज करके आज मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग दिनों दिन क्या होता जा रहा है, दिनों दिन इसका बढ़ते जा रहा है। और फिर उसके उपयोग लिख देंगे, उसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। हमने खूब अच्छा डायग्राम बना करके ये नोट्स रखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट में। अच्छा, विभिन्न सोशल मीडिया तथा उनकी विशेषताओं की चर्चा करें, इनका उपयोग भी बताएं, इनका दुरुपयोग रोकने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें। तो फिर ठीक है, कल भी चर्चा किया था इसका, कल वाले क्वेश्चन में भी था सोशल मीडिया वाला, तो सोशल मीडिया वही फॉर्मेट होगा, एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल मीडिया। फिर उसके बाद इनकी विशेषताएं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं सोशल मीडिया का, किस किस तरह से इनका उपयोग हो रहा है आज के डेट में, इकोनॉमिक यूज, सोशल, ये सारा। और उसके बाद इनका उपयोग भी बताएं, फिर इनका दुरुपयोग रोकने के लिए किस तरह से OTT रेगुलेशन आया हुआ है। उसके अलावा जाएंगे तो IT एक्ट 2000 है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, अभी जो 2021 का जो रूल आया है वो, ये सब सोशल इसको रोकने के लिए उपाय में आता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि पूरी चर्चा का कंक्लूजन यही है कि आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, और उस नॉलेज में भी 2 पार्ट है। एक पार्ट है कि जो विजिबल पार्ट है वो अच्छे से तैयार करिए, इनविजिबल के पीछे मत भागिए, तब तक मत भागिए जब तक कि विजिबल अच्छे से तैयार ना हो जाए, नहीं तो गलती से इनविजिबल के पीछे जाएंगे, अदृश्य के पीछे जाएंगे, दृश्य को छोड़ के, तो अदृश्य तो अदृश्य ही है, दृश्य भी अदृश्य हो जाएगा। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट डिस्कशन हमारे द्वारा होगा वो होगा इकोनॉमी वाला, अदरवाइज जो हिस्ट्री का डिस्कशन किसी भी दिन अनाउंस होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री का पेपर डिस्कस हो जाएगा, तो हम लोग इकोनॉमी, हम लोग पॉलिटी, साइंस टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री 3 हो जाएगा। संडे के बाद इकोनॉमी का डिस्कशन हो जाएगा 4, उसके बाद फुल पेपर रहेगा। तो डिस्कशन टफ है वैसे, 22 क्वेश्चन डिस्कस करना इट्स नॉट ए इजी टास्क। ठीक है, अब तो कई बार जैसा होगा कि जब तरीका पता चल गया कि कैसे आंसर लिखा जाता है, तो बीच में 2-1 डिस्कशन माइनस भी हो सकता है। ठीक है, वो ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। 22 क्वेश्चन समझ रहे हो, डिस्कस करना कितना मुश्किल काम है। ठीक है, तो तरीका वैसे मेन होता है, टेस्ट देने और डिस्कशन दोनों का एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है। इट्स नॉट अ प्रोसेस टू सेटिस्फाई ईगो और टू गेट क्रेडिट। हमेशा यहाँ क्रिटिकल रहा, हमेशा जो टेस्ट देने आते हैं, कल भी बताया था कि जब टेस्ट देने आते हैं तो हमेशा क्रिटिकल रहिए अपने प्रति, क्या अच्छा किए उससे खुश मत होइए। भाई 300 में 200 नंबर मिल गया, खुश मत होइए, 100 नंबर कैसे कटा, ये इसके लिए इसको खोजिए। आ रहा समझ में? सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है। और फिर आता हमेशा एक्सपेरिमेंट करिए। ये टेस्ट सीरीज का मतलब होता है, 12 टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे कि एग्जाम हॉल में जाकर के एकदम सेटल्ड माइंड के साथ जाएं कि अब हमारा हर सेक्शन के साथ ये हमारा अप्रोच होगा, एंड दैट इज फाइनल एंड टेस्टेड अप्रोच। और ये हुआ कि इसको मैं भी खुद भी सेटिस्फाई हूं, मेरे जो एग्जामिनर थे जिन्होंने कॉपी चेक करके दिया वो भी सेटिस्फाई हैं, डिस्कशन से जो आया उससे भी मेरा ये फॉर्मेट फाइनल है, और ये तरीका मैं एग्जाम हॉल में यूज करूंगा। इंट्रोडक्शन, डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड।
जो शॉर्ट नोट्स होगा सीधे फैक्ट फेंकेंगे उसमें, जरूरत पड़ा तो डायग्राम के साथ। ये सेटल्ड फॉर्मेट है जो पालन होना चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड गुड नाइट।